हेलो एवरीवन, मैं आकाश राहंगडाले मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं रसायन विज्ञान की दुनिया में। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें हम कवर कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर। मतलब ये कि आज की जो वीडियो है ना, आज की जो क्लास है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसको हम पूरा एक ही फ्रेम में खत्म करने वाले हैं। मतलब ये कि ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम सारे टॉपिक्स की धुनाई करने वाले हैं वन बाय वन। बात समझ में आ रही है? हम तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। क्लियर हो गया? मतलब किसी भी टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इससे क्या होगा कि आप यदि अपनी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का रिवीजन। बात समझ में आ गई? चलिए, तो कार्बन का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं हमारी जो केमिस्ट्री है। ठीक है, उसके कौन से चैप्टर का भाई? तो क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या फिर नहीं है? देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब हम पदार्थों की शुद्धता के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो एक ही क्लास में इस पूरे चैप्टर को हम निपटाने वाले हैं, बस ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई जो पदार्थ है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, उसके क्या प्रारूप होते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भाई किसका, पदार्थ का। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर लिखा हुआ है आपका, ध्यान से देखिएगा, पदार्थ। ठीक है, अब ये पदार्थ जो है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? भाई तो ठोस है। और क्या है? तो द्रव है। अच्छा, और क्या है? तो गैस है। पर ठीक है, ये तो उसकी भौतिक अवस्थाएं हो गई। अब रासायनिक तरीके से आप कैसे बताओगे? तो रासायनिक तरीके से बताने के लिए आपने इसका विभाजन कर दिया है। एक तरफ है शुद्ध और एक तरफ है अशुद्ध, नहीं कहेंगे, ठीक है, पर जिसका रासायनिक जो कॉम्पोजिशन है, संगठन है, वो अलग है। तो भाई एक तरफ है शुद्ध, कहानी समझ में आ रही है, और एक तरफ कैसा है, मिश्रण। अच्छा, ये जो शुद्ध है ना, इसके भी फिर से आपने भाग देखे हैं, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से पहले से भी जानते हैं। मतलब ये कि आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि आप कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। बस हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसको हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस पढ़ाई के आपको मार्क्स भी मिलेंगे, जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर? तो हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, बस आप बने रहिए, एक एक टॉपिक की बढ़िया से धुनाई करेंगे और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाएंगे। क्लियर हो गया? ध्यान से देखिए, तो भाई तत्व है और क्या है? तो यौगिक है। तत्व है और क्या है? यौगिक। अच्छा, मिश्रण की बात करोगे तो कैसे होंगे भाई? तो बहुत सिंपल है, समांगी होंगे, है ना? कैसे होंगे? तो समांगी होंगे। ठीक, और कैसे होंगे? तो विषमांगी होंगे। तो देखते हैं ये पूरी कहानी है क्या, ये समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है। देखते हैं ये मिश्रण क्या चीज है, और ये जिनको आप शुद्ध रूप कह रहे हो पदार्थ के, इसमें ये जो तत्व और यौगिक लिखा हुआ है, इन सबका मतलब क्या है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीजें हैं, दीज आर द कीवर्ड्स। आप इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। पूरा का पूरा चैप्टर जो है, जब उसको हम खेलना स्टार्ट करेंगे तो ये जो है हमारे टूल्स होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो खेल है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, तत्व, यौगिक, मिश्रण, समांगी, विषमांगी। बात समझ में आ गई? तो इन सारी चीजों को हम कवर करते हैं। देखिए ध्यान से, अब ये चैप्टर जो है हमने वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो चैप्टर है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला वाला जो पार्ट है वो है आपका मिश्रण। पहला जो पार्ट है वो है आपका मिश्रण, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के जो मिश्रण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो भाग है उसको यहीं पर लिख लो, ठीक है। तो एक ट्रेलर दिखा रहा हूं छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। तो जो पहला पार्ट है ना, ये है आपका मिश्रण। बात समझ में आ रही है? दूसरा जो भाग है वो है आपका जो मिश्रण है, उसका क्या होगा भाई? तो पृथक्करण होगा। तो क्या होगा? पृथक्करण होगा। और जो तीसरा भाग है वो होगा आपका शुद्ध पदार्थ। तो ये क्या होगा? आपका शुद्ध पदार्थ होगा। मतलब ये कि आप किसी भी टॉपिक को कभी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम थोड़ा सा सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। हम सब पढ़ेंगे आपका जो मिश्रण है वो क्या है, इसके बाद जो मिश्रण है भाई उसका पृथक्करण कैसे करोगे, और तीसरी बात की जो शुद्ध पदार्थ है उसके बारे में क्या है। ठीक है, तो ध्यान से बड़े बड़े अक्षरों पे ये सारे जो टॉपिक्स हैं
इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं ये जो मूवी है जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, वह स्टार्ट करने जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए। तो ये सारे के सारे जो हैं भाई वो कीवर्ड्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। और अब देखते हैं कि जो चैप्टर है ना, उसके अंदर डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है। हालांकि आप इसको बहुत पहले से जानते हो, हम इसको थोड़ा सा जो है वो किताबी जो भाषा है उसमें समझने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए। तो भाई ये हम गए पीछे, 1 मिनट के लिए हमने एक जो रिव्यू था उस चैप्टर का, एक जो पूरा फ्लो चार्ट था वो देख लिया था। अब ध्यान से देखो अब क्या बात हो रही है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई ये मिश्रण क्या है ना। तो मिश्रण के लिए क्या करना है, आपको 3 ग्लास लेनी है। सिंपल सी चीज़ है, 3 ग्लास आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये लेते हैं हम लोग, है ना। देखो एक ग्लास ली, एक और ग्लास ली, एक और ग्लास ली, एक और ग्लास ली, एक और ग्लास ली, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा ये मिश्रण क्या चीज़ होती है। क्या पढ़ेंगे भाई? मिश्रण पढ़ेंगे, उसका पृथक्करण पढ़ेंगे और शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में जो चैप्टर है, 3 एपिसोड्स में आपका डिवाइडेड है, ठीक। पानी डाल दिया, इसमें भी पानी डाल दिया। अच्छा, इसमें ना क्या करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं सिर्फ रेत, सॉरी। और ये वाला जो है ना, इसमें हम डाल देते हैं आपका ब्लड। देखो ये इसमें डाल दिया आपने रक्त, ठीक है। इसमें आपने क्या डाल दिया भाई? तो रक्त डाल दिया, ठीक। ध्यान से देखिएगा। और इसमें क्या डाला भाई? आपने रेत डाला। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, हनी डाल देते हैं, शहद डाल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये डाल दी इसमें शहद, इसमें जो है शहद डाल दी, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ही आसपास की तो हैं। अच्छा, इसमें रेत है, पड़ोस वाले में डाल देते हैं, रुको, इसमें ऑलरेडी रेत है ना, तो इसमें डाल देते हैं शहद, ठीक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई इसमें क्या डाल देते हैं हम लोग? ये डाल दिया आपकी शहद डाल दी, उसमें रेत है, यहाँ पर आपने शहद डाल दिया। अच्छा, इसमें काम करते हैं, पहले से जो है इसमें आपका जल है, बाहर से जो है हम HCl डाल देते हैं और थोड़ा सा NaCl भी डाल देते हैं। अच्छा, ये वाला जो है इसमें भी आपका जल है, यहाँ से थोड़ा सा ना जल जीरा डाल देते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या डाला भाई? जल जीरा, ठीक। अब देखिए, अब जो खेल है ना वो यहीं से स्टार्ट होगा मिश्रण का, है ना। ध्यान से देखिए, अब ये जो ब्लड है, रेत है, शहद है, पानी है, पानी में ये पूरी चीज़ आपने डाल दी है, HCl डाल दिया, NaCl डाल दिया। अच्छा, पानी में फिर आपने ये जलजीरा डाल दिया। तो ये सब चीज़ें क्या बना रही हैं भाई? ये बना रही है मिश्रण। क्या बना रही है? मिश्रण। और ये जो मिश्रण है ना स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो है वो समांगी और दूसरा वाला है विषमांगी। मतलब ये कि जिसमें घुलनशीलता अच्छे से हो जाए, ठीक है। किसकी भाई? विलेय की और विलायक की। तो वो आपका क्या हो? समांगी। जिसमें नहीं हो पाएगी अच्छे से, वो होगा आपका विषमांगी। बात समझ में आ रही है? सॉरी। तो ये जितनी चीजें यहां पर दी हुई है ना, ये पूरा का पूरा आपका जो है वो है मिश्रण। क्लियर हो गया? तो अब ध्यान से देखिए, अब ये सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। ये सारी जो चीजें हैं यही कहलाती हैं आपकी मिश्रण। बात समझ में आ गई? सबको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लो, ठीक। फिर पढ़ेंगे क्या? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बात समझ में आ रही है? तो 2 चीजें हम पढ़ेंगे, पहला वाला जो एपिसोड है, जो पहला वाला पार्ट है उसमें, ठीक। चलो लिख लिया। अब देखो, तो भाई बात हो रही है मिश्रण के प्रकार की, तो कौन से हैं भाई? समांगी है और विषमांगी है। अब समांगी कैसे है? तो ध्यान से देखिए, जैसे हवा है, विलयन है और क्या है भाई? कोल्ड ड्रिंक। विषमांगी कैसे है? तो जैसे मृदा है और क्या है? चट्टान है। बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा भाई, पानी और आपने रेत को जब मिलाया तो वो कैसा बना? वो बना विषमांगी। कैसा बना भाई? विषमांगी बना, ठीक। पानी और रेत मिलाया तो विषमांगी बना। अच्छा, इन सबको मिलाया तो कैसा बना? तो ये बना आपका विलयन बना। अब सवाल पैदा होता है, सर ये विषमांगी बना, ये विलयन बना, ये और इसका आप निलंबन भी कहेंगे, तो ये सारी क्या चीजें हैं? इसको थोड़ा आप समझाइए डीप में। बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों चीजों को आपस में समझते हैं कि भाई समांगी क्या है और विषमांगी क्या है, जिसमें 2 या उससे ज्यादा जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती हैं।
घुलनशील होती है वो कहलाता है आपका समांगी मिश्रण। जिसमें ये नहीं हो पाता है वो कहलाता है आपका विषमांगी मिश्रण। तो एक काम करते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैंने भाई एक फिर से ग्लास ली मैंने फिर एक ग्लास ली और मैंने फिर एक ग्लास ली। बात समझ में आ रही है। और सबके अंदर डाल दिया मैंने पानी। ये लो, सबके अंदर मैंने पानी डाल दिया तो सबके अंदर डला हुआ है क्या भाई, पानी, है ना। ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, देखिएगा, अब इसमें डाल रहे हैं हम लोग NaCl। क्या डाला, NaCl। अच्छा, सबके अंदर पहले से क्या है भाई, तो जल है। ये भी जल है और ये भी जल है। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल किताबों पर नहीं करनी है। ये सारी चीजें आप पहले से जानते हो, बस इसको अपने सिलेबस में ऐड करना है। ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना हो आप। ठीक, चलो, जल है, जल है, जल है। अच्छा, क्या डाला भाई, पहले में NaCl डाला। अच्छा, इसमें काम करते हैं जलजीरा डालते हैं, तो इसमें डाल दिया जलजीरा। ठीक है। अच्छा, इसमें काम करते हैं, बहुत सारे कंकड़ डाल देते हैं, पत्ते डाल देते हैं। ठीक है, कंकड़ डाल दिया, पत्ते डाल दिए, थोड़ा सा कचरा भी डाल देते हैं। ठीक है, समझना है क्योंकि हमें इस कॉन्सेप्ट को। तो हल्का सा जो है कचरा आपने डाल दिया। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, NaCl के जो कण है ना वो जल में मिल तो जाएंगे पर वो दिखने वाले नहीं है। NaCl का जो कण है वो जल के अंदर मिक्स हो जाएगा, वो दिखने वाला नहीं है। पर आपको जो जलजीरा है, ठीक है, आपका जो जलजीरा है वो थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको, ऐसा 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 हल्का हल्का जो है वो आपको दिखेगा। कौन भी जलजीरा। ठीक, पर जब आप बात करोगे किसकी, कंकड़ पत्थर और पत्ते और आपके कचरा, तो कैसा होगा, ध्यान से देखो। तो ये लो कंकड़, ये लो ध्यान से देखो, ये लो। आप ये इसका और भी बहुत सारे अपन एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इस तरीके से देखिए, रंग बिरंगा ये बन गया। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो पहला वाला भाग है इसमें जो आपका NaCl है ना, उसके कण दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब कि इसमें जो कण है वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो जो कण है ना स्टूडेंट्स, वो कैसे हैं, छोटे हैं, अति सूक्ष्म। कैसे हैं भाई, तो कण कैसे हैं आपके, अति सूक्ष्म है। कहानी समझ में आ रही है। इसमें जो है वो थोड़े, इसमें सूक्ष्म है, और इसमें जो कण है ना ये कैसे हैं भाई, ये बड़े हैं। तो ये जो पहली चीज हम देख रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं विलयन। क्या कहेंगे, विलयन। ये आपका विलयन है। और ये जो भाग है ये कैसा है, समांगी है। ध्यान से देखिए, आपका जो NaCl है वो पूरे में फैल गया। जब आप नींबू पानी बनाते हो, बढ़िया से उसको घोल लेते हो, तो पानी का आप 1 घूंट लीजिए या 10 घूंट लीजिए, आपको जो स्वाद है ना वो हर घूंट में एक जैसा लगेगा। इसका मतलब ये कि जो नींबू का रस है वो पानी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका क्या भाई, समांगी। ये दोनों जो है भाई होंगे क्या, विषमांगी होंगे। इधर वाला जो है वो क्या है आपका, समांगी है ना, तो वो क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। तो ये दोनों जो है ये है हमारे विषमांगी। बात समझ में आ रही है। तो बहुत ही आसान सी कहानी है। तो ये था आपका मिश्रण। ये कौन सी चीज थी, आपका मिश्रण था। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एक तरफ था विलयन, एक तरफ था आपका क्या, विषमांगी मिश्रण। तो अब इसके भी तो कुछ नाम होंगे ना, हाँ या ना। तो ये जो आपका जलजीरा है, ध्यान से देखिएगा, तो जलजीरा वाला पानी है, इसको हम बोलते हैं कोलाइडी विलयन। क्या बोलते हैं भाई, कोलाइडी विलयन। ठीक है, क्या हो गया ये, कोलाइडी विलयन। ठीक, और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं निलंबन। तो सीधी सी कहानी ये है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा साइज यदि है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम उसको विलयन बोलेंगे। साइज थोड़ा सा और बढ़ा दिया आपने तो क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयन। साइज बहुत बढ़ा दिया यदि आपने, कणों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो वो कहलाएगा आपका फिर निलंबन। बात समझ में आ गई, ध्यान से देख लो। तो निलंबन, कोलाइडी विलयन, और क्या सीखा भाई, विलयन सीखा। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो यही सब तो देखा हमने बढ़िया तरीके से, है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब चलते हैं आगे।
ठीक है, और वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या है आपका विलयन है। अब आपने क्या लिया, एक विलय ले लिया, तो विलय कौन सा ले लेते हैं भाई, NaCl ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा विलायक क्या ले लिया, तो विलायक आपने जल ले लिया। तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको विलयन मिल गया। और क्या बोल सकते हो भाई, सोल्यूशन बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है ये। मात्रा जिसकी कम है ना, जिसकी मात्रा कैसी है, कम है, वो क्या रहेगा, विलय। अब जिसकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी मात्रा जो है कैसी है भाई, तो वो ज्यादा है। तो जिसकी संख्या ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, वो विलायक, और दोनों के कारण जो बना, ठीक है, वो क्या बना, विलयन बना। कहानी समझ में आ गई। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे विलयन हैं जिसमें हम विलय जिसकी मात्रा कम है, विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा है, उनको आपस में मिला देते हैं। जैसे आपने HCl को डाल दिया पानी में, ठीक है, तो कौन सी चीज मिल गई भाई आपको, वो चीज मिल गई विलयन। कहानी समझ में आ रही है, तो बहुत ही सिंपल है। तो ये देखा हमने विलयन के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि जो विलयन रहेगा उसमें प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विलयन क्या है, तो भाई विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या है, तो समांगी जो है मिश्रण है। बात समझ में आ रही है, समांगी मिश्रण है। क्या है आपका समांगी मिश्रण, तो भाई विलयन है। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि कितना विलय है, कितना विलायक है और कितना विलयन बना है, इसकी सांद्रता को मापते हैं। सांद्रता का मतलब ये कि आपका जो विलय है और विलायक है उसकी मात्रा रासायनिक विज्ञान में किस तरीके से मापी जाती है, उसको हम कहते हैं सांद्रता। ठीक, तो ध्यान से देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो, तो ये क्या कह रहे हैं, विलयन की सांद्रता। अच्छा ठीक है, आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि जो चाय है वो थोड़ी सी फीकी है, शक्कर थोड़ी डाली है इसमें। या फिर आपने सुना होगा कि जो चाय है वो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी है, यानी आपने शक्कर ज़्यादा डाल दी है। कुछ इसी तरीके से हम बात करते हैं, देखो हल्दी वाले पानी की। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो लाइफ में कम ज़्यादा आगे पीछे होते रहती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या है, आपने क्या किया भाई, आपने एक बीकर लिया और उस पर क्या रख दिया, जल। क्या रख दिया आपने, जल डाल दिया। अच्छा, और आपका जो विलय है वो क्या है, हल्दी। विलायक क्या है आपका, जल है। अब देखिए आपने हल्दी को कितना लिया है भाई, 5% लिया है। तो ये थोड़ा सा जो है ये फीका कलर दिख रहा है, ये गाढ़ा नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। पर जैसे 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 आप हल्दी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, क्लियर हुआ, जैसे जैसे आप हल्दी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो जो विलयन है उसके रंग में परिवर्तन आएगा। तो ये जो रंग में परिवर्तन आया है किसके, भाई विलयन के। ठीक है, इसको मापने के लिए हम बनाते हैं विलयन की सांद्रता। क्या बनाते हैं, विलयन की सांद्रता। सॉरी, कहानी समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम बनाते हैं विलयन की सांद्रता। कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो भाई एक तो है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है, तो एक है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे बनाओगे, तो अब आपने कहा कि विलय के लिए, विलय जिसकी मात्रा कम है, तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, ये होगा आपका विलय का द्रव्यमान, ठीक है, विलय का द्रव्यमान बटे, ठीक, विलयन का द्रव्यमान। विलायक का नहीं, कुल द्रव्यमान, है ना, विलयन का द्रव्यमान। तो ये, और गुणा किससे करेंगे भाई, प्रतिशत है तो 100 से कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या निकाला आपने, द्रव्यमान प्रतिशत। आप इसको बढ़िया से अपनी जो कॉपी है उस पर नोट कर लीजिए। हम इसका करने वाले हैं एक सवाल, है ना। क्या किया भाई, सांद्रता मापनी थी हम लोगों को, ध्यान से देखिए, सांद्रता मापनी है नहीं मापनी है ना। तो जैसे जैसे आप विलय की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपका जो विलयन है उसके रासायनिक और उसके जो भौतिक स्वरूप है उसमें आएगा परिवर्तन, उसके जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, उसमें आएगा चेंज, है ना। तो जितनी हल्दी डालेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। चलिए, तो अब क्या करेंगे भाई, द्रव्यमान प्रतिशत जो है उसका ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। लिख लिया, ठीक। अब एक सवाल करते हैं, ठीक है ना, एक सवाल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब पूछा गया है 20 ग्राम NaCl को, ठीक है, 80 ग्राम जल में डालने पर, मिलाने पर एक सवाल है, अपना ही सवाल बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। ध्यान से देखिए,
भाई इस 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में मिलाने पर, ठीक है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? सीधी सी बात है, लगा दो यहां पर, चलो ऐसे, ये लो, ये लो, बात समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे भाई? ये रहा फॉर्मूला, है ना। अब आपने क्योंकि फॉर्मूला लिख लिया है इसलिए मैं सीधे उस पर वैल्यू जो है वो पुट कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट को यहां से मिटा देते हैं। याद रखिए, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, है ना। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? तो विलेय का द्रव्यमान कितना है भाई? 20 ग्राम है। विलयन का कितना होगा? तो विलायक का तो 80 है, विलायक का तो 80 है। बात समझ में आ रही है? तो आपके विलेय का कितना होगा? और विलेय का 20 है, तो विलयन का कितना हो जाएगा? विलयन का हो जाएगा आपका 100। कहानी समझ में आ गई? तो विलयन का हो गया आपका 100। तो ठीक है, इसको यहीं कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20/100 गुणा 100। तो आंसर आ गया आपका 20%। बात समझ में आ रही है? तो दिस मस्ट बी योर आंसर। बात समझ में आ गई? इसको बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिए। तो भाई द्रव्यमान प्रतिशत देख लिया, है ना। अब एक काम करते हैं, आयतन प्रतिशत देख लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले इसको यहां से थोड़ा सा एक तरफ कर देते हैं। ध्यान से देखिए, तो भाई क्या देखा? सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत देखा, है ना। अच्छा, अब क्या देखेंगे भाई? आयतन प्रतिशत देखेंगे, ठीक। और इसके बाद क्या देखेंगे? तो इसके बाद हम देखेंगे द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन चीजें हम देखने वाले हैं। हमने क्या, कौन सी चीज कवर की भाई? तो आपका जो द्रव्यमान प्रतिशत है ये हमने कवर कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो किसके लिए निकालेंगे? विलयन की सांद्रता हम निकालेंगे। किसके लिए भाई? विलायक के लिए, सॉरी विलेय के लिए। किसके लिए? विलेय के लिए। ध्यान से देखिएगा, किसके लिए? विलेय के लिए, है ना। ध्यान से देखिए, तो अब हम विलेय के लिए देखते हैं आपका जो आयतन प्रतिशत है भाई वो क्या होगा, ठीक। तो दूसरे नंबर पे है आपका आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले हम लेंगे विलेय का आयतन, ठीक है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। अच्छा ठीक है, विलयन का आयतन। बात समझ में आ रही है? ये सांद्रता को मापने का एक तरीका है। क्लियर? तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। कहानी समझ में आ गई? तो आयतन पूरा कर देते हैं इसको, ठीक। तो अब यदि इन्होंने कहा है कि भाई जो विलेय है, ठीक है, आपका जो विलेय है वो कितना था? तो भाई वो था 20 ml। और जो विलयन था, ठीक है, मान लेते हैं कि जो विलयन था वो आपका था 160 ml, ठीक है ना। अच्छा, प्रतिशत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। चलिए, तो आपका बस ये कैसे होगा भाई? तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर निकालेंगे आयतन प्रतिशत, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा आपका कितना है भाई? विलेय का कितना आयतन है? तो 20 है, डिवाइड बाय आपका जो विलयन है उसका कितना है? तो 160 है ना। तो 160 यहाँ पर लिख देते हैं, गुणा किससे कर देते हैं? फिर 100 से कर देते हैं। तो ये आपका आ गया आयतन प्रतिशत। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, इसी तरीके से क्या होगा भाई? आपका द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत भी होगा, जिसमें ऊपर की तरफ विलेय का द्रव्यमान रहेगा और नीचे की तरफ विलयन का आयतन रहेगा। तो पहले आप लिख लें आयतन प्रतिशत, ये वाला किसके लिए? विलेय के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत जो है वो कैसे है। तो उसके लिए इस वाले भाग को हमें मिटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। ये लीजिए, ये हटा दिया गया, ठीक। अब देखिए द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत तो कैसे होगा भाई? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान किसका? बटे आयतन प्रतिशत। तो भाई क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान होगा। ध्यान से देखिएगा, विलेय का क्या होगा? द्रव्यमान होगा। सिंपल सी चीज है। और नीचे की तरफ क्या होगा? विलयन। देखिए विलायक नहीं ले रहे हैं यहां पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुल आयतन की, कुल द्रव्यमान की। तो इसका मतलब ये कि हमें जो है विलयन की बात करनी है, विलायक की बात नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, है ना। लिख दो यहां पर द्रव्यमान, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी कहानी, ठीक है। और प्रतिशत है तो हमेशा याद रखें
बोलना नहीं है, किससे गुणा कर देंगे भाई? 100 से कर देंगे। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम विलयन की जो सांद्रता है ना उसको माप सकते हैं। तो क्या देखा हमने? देखा कि जो मिश्रण है हमारा वो समांगी होता है और विलयन उसमें से एक है। तो अब ये विलयन हो गया आपका, और विलयन की हमने क्या देख ली भाई? सांद्रता देख ली। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान से देखो, अब इस वाले भाग से हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि भाई कोलाइडी विलयन क्या है। जो कोलाइडी विलयन है हमारा वो कौन सी चीज है? तो ध्यान से देखिएगा, अब जब पार्टिकल जो हैं, जो कण हैं विलय के, यदि वो बड़े हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। मतलब कि ध्यान से देखिए, इस एग्जाम्पल को याद रख लीजिए आप। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमेशा याद रख लीजिए, पानी पूरी वाला पानी। बात समझ में आ रही है? ये क्या होगा भाई? पानी पूरी वाला पानी, जिसके अंदर बहुत सारे पानी पूरी के मसाले हैं, नमक है, मिर्ची है, हल्दी भी हो सकती है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है इसके बारे में, जलजीरा हो सकता है, अलग अलग मसाले हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, थोड़ा सा रायता भी हो सकता है, पर उसको काउंट नहीं करना है अपने को। वो सारी चीजें जिनका कणों का जो आकार है वो छोटा है पर हमें दिख जाता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका? कोलाइडी विलयन। ऐसी बहुत सारी हमारे आसपास चीजें हैं जो कोलाइडी विलयन है, जैसे हमारा ब्लड यानी कि रक्त, जैसे कि जो वायु है वो भी एक मिश्रण है, बट कैसा है? समांगी है, सॉरी विषमांगी। तो कैसा हो जाएगा भाई? वो भी हो जाएगा आपका कोलाइडी विलयन। तो ध्यान से देखिए, अब कोलाइडी विलयन में ना दो चीजें होती हैं। क्या होता है भाई? तो एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। घबराने की जरूरत नहीं है, जो विलय है ना उसी को यहां पर क्या बोल रहे हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं बच्चों कि आपकी जो विज्ञान होती है इसमें टर्म्स यानी कि जो शब्दावली होती है वो बड़ी अजीब सी होती है, पर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा आसान होता है। कहने को तो आप क्या पढ़ रहे हो भाई? कोलाइडी विलयन। ठीक है, बट कहानी कुछ और है। कहानी क्या है? पानीपुरी वाला पानी, जिसको पीने में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ने में कम इंटरेस्ट है, बट वो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा? जिसकी मात्रा कम होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था। भाई जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको हम बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम। तो जिसमें मिलाया जा रहा है वो परिक्षेपण माध्यम है, जिसको मिलाया जा रहा है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, प्रकार किस प्रकार का होगा और इसके हम उदाहरण हम देखेंगे। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन की सबसे बड़ी जो गुणधर्म है वो आपको क्या याद रखनी है भाई? कोलाइडी विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था है यानी कि विलय, यहां का जो विलय है उसको क्या बोलोगे? परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक, और जो परिक्षेपण माध्यम है, जब आप परिक्षिप्त प्रावस्था को या विलय को परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हो तो वो अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए। आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि जो कप सिरप होती है, खांसी की जो सिरप होती है, ठीक है ना, अभी मैं पीने वाला हूं इस क्लास के बाद, आज बहुत खांसी आ रही है मेरे को क्योंकि, तो उसमें अभी मैं पीने के पहले क्या करूंगा? आप ध्यान से देखिएगा, उसको बढ़िया तरीके से शेक करूंगा ताकि उसके जो कण हैं वो अच्छे तरीके से पूरे विलयन में अच्छे तरीके से पूरा जो उसके अंदर जो भी अल्कोहल है, जो भी और उसमें जिसमें वो मिला हुआ है ना, विलयन है, उसमें अच्छे तरीके से उसके जो कण है ना वो घुल जाए। कहानी समझ में आ रही है? तो परिक्षिप्त प्रावस्था जिसकी मात्रा कम है, परिक्षेपण माध्यम जिसकी मात्रा ज्यादा है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाता है। तो जो हमारी खांसी की दवा है वो भी एक प्रकार का क्या है भाई? कोलाइडी विलयन है। जो हमारा ब्लड है वो भी कोलाइडी विलयन है। पानीपुरी वाला पानी वो भी कोलाइडी विलयन है। ये जो आपने देखे होंगे रत्न वगैरह होते हैं, लोग अंगूठियां पहनते हैं, है ना, मूंगा ऊंगा, ये सब सुना होगा, ये सब क्या है? ये कोलाइडी विलयन है। अच्छा, एक और चीज बात जब भी विलयन की आती है ना तो आपके दिमाग में आता है एक बीकर होगा सर, उसके अंदर रंग बिरंगा एक द्रव भरा होगा, उसको अपन विलयन बोलेंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं है। विलयन का मतलब वो द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है और ठोस भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, कुछ बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो परिक्षेपण माध्यम जो है वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। कहानी समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिएगा, है ना। तो क्या करेंगे भाई? तो देखते हैं। अब आपने द्रव को भाई किस में मिलाया? गैस में मिलाया। आपने द्रव को किस में मिलाया? गैस में मिलाया। तो इसका प्रकार का जो साइंटिफिक नाम होगा वो होगा एरोसोल। पर ये जो उदाहरण होगा वो ध्यान से देखिए, कोहरा, बादल या फिर कुहासा। तो जो कोहरा है उसमें होता क्या है? यही तो होता है कि भाई आपकी गैस जो होती है यानी कि वायु, उसमें क्या आ जाते हैं? जल के वाष्प आ जाते हैं बहुत सारे। कोहरा किनारे से दिखता नहीं है, कोई चीज दिखती नहीं है, ट्रेन लेट हो जाती है कोहरे के कारण। ध्यान से देखो, तो हुआ क्या? वायु पहले से थी, अब जो है ना बहुत सारे जल वाष्प जो है वो सामने आ गए, वो ऊपर जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? तो आप ध्यान से देखिए, जो कोहरा होता है वो ठंड के टाइम पर होता है,
तो बात यही तो है कि यदि ठंड है तो वो जो जल वाष्प थे और भी बहुत सारी चीजें थी वो ऊपर जा ही नहीं पाई, ज्यादा ठंड होने के कारण वो सघन हो गई नीचे ही वातावरण में, सतह जो है पृथ्वी की उसके ऊपर ही वो सघन हो गई, तो वो क्या बन गया भाई, वो कोहरा बन गया। कहने का मतलब ये है कि आपको सब ये याद रखना है कि परिक्षेपण माध्यम क्या है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने द्रव को किस में मिलाया, गैस में मिलाया, आपको क्या मिला, एरोसोल मिला। अच्छा, तो तीन और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये देखिए दूध। तो जो दूध है ना स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलयन है। बात समझ में आ रही है? ये एक प्रकार का मिश्रण है। कैसे है भाई? तो आप ध्यान से देखेंगे दूध के अंदर जो है वो दो चीजें पाई जाती है मुख्य रूप से, एक तो आपका जल हो गया और दूसरा आपका तेल यानी कि वसा हो गई। अब याद कीजिए जो घी है ये किस में से निकलता है, दूध में से निकलता है। ये जो क्रीम है, पनीर है, मक्खन है, ये किससे बनता है भाई, दूध से बनता है। और ये कैसी चीज है, ये फैट है, वसा है, तेल है एक प्रकार का। बात समझ में आ रही है? तो जो दूध है ना, ये जो दूध होगा ना स्टूडेंट्स, ये कैसा होगा, ये होगा आपका द्रव को मिलाया आपने किसमें, द्रव में। पर एक कैसा द्रव है भाई, जिसको मिलाया वो कैसा है, तेल के रूप में यानी कि घी, जिसमें मिलाया वो कैसा है, पानी के रूप में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्शन। तो कोलाइडी विलयन के फिर अलग अलग नाम होते हैं। तो जो आपका दूध है उसका नाम क्या है, इमल्शन है। कहानी समझ में आ गई? ऐसे और भी हैं बहुत सारे। ये देखो पनीर है, आप ऐसे पनीर लीजिए, ऐसे जोर से आप पनीर को दबाइए, खाने से पहले आप पनीर को दबाइए और आप देखेंगे कि उसमें से थोड़ा सा जो पानी है वो बाहर निकल गया, मतलब जल है किसके अंदर, ठोस के अंदर। तो वही तो लिखा होगा, ये देखो लिखा हुआ है जो द्रव है वो किसके अंदर है, ठोस के अंदर है। तो वो क्या बन गया भाई, आपका जल बन गया। और क्या बोलेंगे उसको, पनीर बोलेंगे। ऐसे ही क्या होता है भाई, मक्खन होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। देखो हमारे आसपास की कितनी सारी चीजें, धुआं है। अभी जो धुआं है इसमें हुआ क्या, जो आपके ठोस कण हैं वो किस में मिल गए भाई, गैस में मिल गए। तो कहानी समझ में आ रही है? मतलब हमारे आसपास की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कोलाइडल विलयन या कोलाइडी विलयन। कहानी समझ में आ गई? और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। जो कोलाइडी विलयन है वो ये वाला होगा जिसमें आपके परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली एक समान रूप से जो है सभी जगह पर फैले होंगे। तो ये आपका कोलाइडी विलयन है। यदि ऐसा नहीं है तो वो कोलाइडी विलयन नहीं है। कहानी समझ में आ गई? तो आपको शब्दों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपने आसपास की चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे ध्यान से देखिए, धुआं हो गया, तो धुआं जो रहता है उसके अंदर जो वायु है भाई वो तो क्या है आपकी, वो गैसीय अवस्था में, और वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। पर ये जो हमारे कौन से भाई, जो ठोस कण हैं, धूल के कण हैं, ठीक है, और चिमनी में से निकलने वाले कुछ ऐसे प्रदूषित करने वाले जो कण हैं, उनकी अवस्था क्या है, तो वो ठोस है। कहानी समझ में आ रही है? तो ये भी क्या होगा आपका, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन। ध्यान से देख लो, कहीं पर कोई भी डाउट है पूछ लो। ध्यान से देख लो, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कितने प्रकार के भाई कोलाइडी विलयन हैं आपके, 8 प्रकार के। कौन से ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन से? द्रव गैस में, ठोस गैस में, और आप बाकी के देख सकते हैं। तो कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। क्या होते हैं? जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि विलय, विलय को आप कहते हो परिक्षिप्त प्रावस्था, क्योंकि कणों का साइज बढ़ गया है इसलिए विलय नहीं कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। उसको मिलाया किस में, परिक्षेपण माध्यम में। क्या मिला? तो कोलाइडी विलयन मिला। विलय को विलायक में मिला, विलयन मिला, ठीक है, और परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाया तो क्या मिला, कोलाइडी विलयन मिला। कहानी समझ में आ रही है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन है किसकी, कोलाइडी विलयन की। अब हम कोलाइडी विलयन की जो है एक बड़ी अच्छी गुणधर्म के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कि भाई ये टिंडल प्रभाव आखिर क्या है। फिर से वही बात, सर नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, पढ़ने का मन ही नहीं करता हमारा। अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार, समझने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? कैसे? ध्यान से देखो, क्या आपने कभी ऐसे देखा है, आपने वो भूत वाली मूवीज देखी है, उसमें आपने देखा होगा रात का समय रहता है और एक नीले कलर का धुआं आ जाता है, उधर कहीं पर दूर जो है वो कोई भूत ऐसे या चुड़ैल खड़ी रहती है। बात समझ में आ रही है? तो वो जो नीले कलर का धुआं है, आप देखना उसमें जो धुएं की ऐसी कोई, जैसे कार की रोशनी यदि कोई मारता है उस पर टॉर्च मारता है ऐसे इधर उधर, और यदि उसके बीच में धुआं आ गया तो क्या धुआं के जो कण होते हैं वो इधर उधर जाते दिखते हैं। बस इसी को अपन कहते हैं टिंडल प्रभाव। कहने का मतलब ये कि आप यदि एक ट्रांसपेरेंट पानी की टंकी लें,
अभी आप जो पानी पूरी वाली टंकी देखते हैं ना, जिसमें पानी पूरी वाले भैया का पानी भरा रहता है, वो स्टील की रहती है। यदि वो कांच की रहेगी और आप यदि उसमें टॉर्च मारेंगे, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि वो जो कण हैं किसके भाई, जलजीरा के, पानी पूरी मसाला के, मिर्ची के, हल्दी के, नमक के, और भी जो भी मसाला वसाला मिलाया उसके, वो कण ना यहाँ वहां मूव कर रहे हैं। तो वो जो कणों का, ठीक है, इस तरीके से इधर उधर गति करना है भाई, वही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। ऐसा आपने और कहां देखा होगा, ठीक है, यदि किसी का कच्चा मकान होगा, है ना, तो कच्चे मकान में आप देखिएगा ऊपर का जो क्या होता है भाई, खपरैल होता है, वो थोड़ा सा हट जाता है, तो उसमें से रोशनी आती है सूरज की ऐसे अंदर। या जब आप खिड़की खोलते हैं सुबह सुबह, तो उसमें से हल्की सी सूरज की रोशनी आती है, और उसी समय यदि किसी ने झाड़ू लगा दिया है, तो रोशनी में जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, वो यहां वहां जाते हुए दिखते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये टिंडल प्रभाव है। बात समझ में आ रही है, कौन सी चीज है, टिंडल प्रभाव। ये सिर्फ किस में दिखेगा, तो ये दिखेगा किस में, कोलाइडी विलयन में। किस में दिखेगा, कोलाइडी विलयन में। तो कोलाइडी विलयन के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, उसमें से एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो क्या है भाई, आपका टिंडल प्रभाव। कहानी समझ में आ गई। आई होप सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके दिमाग तक पहुंच गए होंगे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो क्या किया गया भाई, टॉर्च मारा गया। ये लो टॉर्च मार देते हैं यहां से, ये लो टॉर्च मारा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये बटन है यहाँ पे, ये ऑन किया आपने, जैसे आपने टॉर्च मारा, ठीक है, तो ये क्या था भाई, वास्तविक विलयन था। ये विलयन था जिसमें जो विलय के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनका जो आकार है वो बहुत छोटा है, तो ये था वास्तविक विलयन। इसमें से कुछ होगा ही नहीं, इसमें आप कणों का जो मोशन है, कणों की जो गति है वो देख ही नहीं सकते। पर जब आप बात करते हैं किसकी, कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन में ये जो कण होंगे ना, ये इधर उधर मूव करते रहेंगे, कुछ वैसे ही जैसे धुएं के पार्टिकल, ठीक है, कार की जो लाइट की रोशनी उसमें इधर उधर जा रहे थे भूत वाली मूवी में। कहानी समझ में आ रही, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो लगातार हर दिशाओं में जो है वो गति करते रहते हैं। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। कहानी समझ में आ गई। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, आपने विलयन पढ़ा, आपने सबसे पहले विलयन पढ़ा जिसमें विलय कणों का जो आकार था वो बहुत छोटा था। फिर आपने कोलाइडी विलयन पढ़ा कि जो कणों का आकार है वो थोड़ा बड़ा हो गया। अब यदि आप पानी में रेत डाल दें, मिट्टी डाल दें, कचरा डाल दें, फूल डाल दें, पत्ती डाल दें, तो वो चीज जो बनेगी ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, निलंबन। क्या बोलेंगे, निलंबन। तो सभी लोगों को यहां पर जो है वो एक ग्लास में भाई जल दिख रहा होगा। अब इस जल में मैं अलग अलग चीजें डाल देता हूं, ध्यान से देखो। देखो ये कुछ डाल दिए, बड़े बड़े कण डाल दिए इसके अंदर, है ना, कुछ और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी। देखो ये देखो, ये डाल दिया कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो। और भी कुछ गर्मा गर्म डाल देते हैं इसके अंदर। ये देखो, जो मन कर रहा है वो डाल दो, बड़े बड़े जैसे जैसे हैं वो डाल दो, जो डालने का मन कर रहा है वो डाल दो। कहानी समझ में आ रही है। तो क्या होगा, ये जो चीज बनेगी इसको हम बोलेंगे निलंबन। कुछ समय तक आप यदि इस ग्लास को ऐसे ही अब छोड़ देंगे ना, तो जो भी कण है इसके अंदर, पत्ती है, फूल है, रेत है, उसके बाद मिट्टी हो सकती है, कंकड़ हो सकते हैं, जो भी चीजें हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। तो ये क्या होगा भाई आपका, ये होगा निलंबन। क्या बोलते हैं, निलंबन, यानी कि सस्पेंशन। बात समझ में आ रही है। तो ये तीसरा तरीका था किसका भाई, मिश्रण का, मिक्सचर का। ठीक, कौन से देखे थे, विलयन देखा, कोलाइडी विलयन देखा, और कौन सी चीज देखी, तो निलंबन देखा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले, क्योंकि अब हमने मिश्रण के 3 प्रकार देखे हैं, तो उनकी आपस में जो है कंपैरिजन कर लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है, कि जो कणों का आकार है वो कैसे डिसाइड होगा कि कोई चीज आपकी विलयन है, कोलाइडी विलयन है, या फिर निलंबन है। बात समझ में आ रही है। तो हम तीनों को करने वाले हैं कंपैरिजन, ठीक है, तीनों का कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये किया कंपैरिजन। अब देखिए भाई, एक तरफ विलयन है, एक तरफ कोलाइडी विलयन है, और एक तरफ निलंबन है। अच्छा, ये वाला जो भाग है ना, ये समांगी है, लिख दो समांगी। और इधर वाला जो भाग है ना, ये दोनों, पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये कैसा है भाई, विषमांगी है। स्टूडेंट्स, कोई सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें, मैं सारी चीजों को कवर करने वाला हूं यहां पर। तो भाई इधर वाला क्या होगा, समांगी होगा, उधर वाले दोनों कैसे होंगे, विषमांगी होंगे। अब ध्यान से देखते हैं, कणों का जो आकार है वो 10⁻⁹ मीटर। अब सवाल पैदा होता है, सर ये 10⁻⁹ मीटर कितना होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिए भाई, यदि ये 10 है और यदि ये 10⁻³ है, तो इसको अपन बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं,
मिली। तो जो मिली होता है, जैसे आपने कहा मिलीमीटर, तो वो मीटर से ना बहुत छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 10 की घात -3 है। तो कैसे लिखेंगे भाई? 1 और 10 के आगे 1 के आगे 3 जरूर ऐसे लगा दो। तो जो मीटर होता है वो मिली से 1000 गुना बड़ा होता है, या जो मिली होता है वो, ठीक है, वो आपका जो मिलीमीटर होता है वो मीटर से 1000 गुना छोटा होता है। तो आप सोच लो, यदि लिखा हुआ है 10 की घात -9, इसका मतलब होगा 1/1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए और 9, 10 की घात -9। अच्छा, अब करते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। मतलब हमारे आसपास की जो चीज है, जैसे कि ये पेन, इस पेन का जो भी, ठीक है, आकार है उससे 100 करोड़ गुना छोटा आकार होगा। किसका? तो भाई विलियन के कणों का। आप देख ही नहीं सकते, कहानी समझ में आ रही है? इस पेन से कितना 100 करोड़ गुना कम आकार होगा। किसका? भाई विलियन के कणों का। मतलब आप इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर ये यहां पर आ जाते हैं, देखो ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। अच्छा, एक और चीज यहां पर ना, ये 10 की घात a के ऊपर जो माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ये बताता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, यहां से नोट कर लो, ये हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि एंगस्ट्रम, तो इसका मतलब क्या होता है? 10 की घात -10 मीटर। खत्म बात। ये भी बहुत छोटा होता है। मतलब जब हम अणु परमाणु लेवल की बात करते हैं तब वहां पर इस प्रकार की जो इकाई है वो उपयोग की जाती है। चलिए, तो यहां पर कणों का आकार कैसा है भाई? बहुत छोटा है, इसको जरूर याद रखेंगे। कोलाइडी विलियन में थोड़ा बड़ा हो गया, -9 से -7 तक पहुंचा, ठीक है। और निलंबन जो था उसमें वो आपका 100 नैनोमीटर से और उससे भी ऊपर आ गया, मतलब ये थोड़ा और बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है? और भी बहुत बड़ा हो सकता है। क्लियर है? तो आकार बहुत छोटा, थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा। दूसरी बात, इसमें जो कण रहेंगे वो आयन या अणु के रूप में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कण कैसे रहेंगे भी? आयन अणु के रूप में। यहां पर कैसे रहेंगे? बड़े अणु के रूप में रहेंगे, ठीक है। और इधर पे कैसे रहेंगे? कण के रूप में। देखिए, कण वो चीज है जिसको हम देख सकते हैं, हम आयन या अणु को नहीं देख सकते। तो वो जो कण होता है ना स्टूडेंट्स, वो भी आपके अणु और किससे मिलकर बना होता है? आयनों से, ठीक है। तो कण कैसा रहेगा? आयन या अणु के रूप में, ये बड़े अणु के रूप में और ये कण के रूप में, याद रखिएगा। आप आंखों से या फिर शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। इसको आप देख सकते हो, इसको तो आप ऐसे ही देख सकते हो। मतलब ये कि पानी में यदि कचरा है, रेत है, मिट्टी है, तो आप उसको ऐਵੇਂ ही देख सकते हो। बात समझ में आ रही? तो वो था साधारण फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली से निकल जाते हैं क्या भाई? कण। अब फिल्टर पेपर आप जानते हो, ये जंतु झिल्ली क्या होती है? इसको हम बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें से ना इसके कण आसानी से निकल जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है साधारण फिल्टर पेपर से तो निकल जाते हैं, किंतु जंतु झिल्ली जो होती है उससे बाहर नहीं निकल पाते। किसके कण भाई? कोलाइडी विलियन के। निलंबन के तो निकल ही नहीं पाएंगे, साइज ही बहुत बड़ा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद ये समांगी है, ये दोनों विषमांगी है। खेल खत्म। तो ये था आपका मिश्रण। ये क्या था आपका? मिश्रण। कौन सा मिश्रण था भाई? तो दूध था, रक्त था, वायु थी, पेट्रोल डीजल का आपस में मिला दिया तो वो भी एक मिश्रण है। तो ऐसे अलग अलग मिश्रण के बारे में हमने अभी पढ़ा, ठीक है। जो समांगी है उसको विलियन कहा, जो विषमांगी है उसको अपन ने कोलाइडी विलियन और निलंबन कहा। बात समझ में आ रही है? तो ये था मिश्रण। और यहां पर जो हमारा पहला एपिसोड है ना वो खत्म होता है, पर जब तक पूरा होगा नहीं स्टूडेंट्स, हम रुकने वाले नहीं है। मतलब ये कि पहला एपिसोड खत्म करने के बाद अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं दूसरा एपिसोड। बात समझ में आ रही है? जितनी चीजों को पढ़ाया है 1 मिनट में आप इसको पॉज करें, ठीक है, और आंख बंद करके जल्दी से रिवीजन करें, ठीक। अब बात करेंगे किसकी? सेकंड वाले पार्ट की, जिसमें हम क्या करने वाले हैं? जो मिश्रण है, ध्यान से देखिएगा। अब जो मिश्रण आपके पास में है ना, हम इसका करेंगे पृथक्करण। मतलब अब समय आ गया है दूध में से खीर को, दूध से खीर बनाने का और दूध में से क्रीम को बाहर निकालने का। बात समझ में आ रही है? अभी मिश्रण के बारे में पढ़ा, अब मिश्रण के पृथक्करण की बात करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए, तो मिश्रण की क्या होगी भाई? इसके जो घटक है ना, इसका पृथक्करण होगा। बात समझ में आ रही है? तो कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला,
ठीक है, तो पहला क्या होगा, तो स्याही, ठीक है, आपकी जो अलग अलग कलर की स्याही होती है, स्याही, स्याही से अलग और अलग रंग को बाहर निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? स्याही में से अलग अलग रंग को बाहर निकालेंगे। अच्छा, दूसरा क्या होगा, तो भाई नमक एवं कपूर का जो मिश्रण था उसमें से। तीसरा, दूध से क्रीम, दूध से क्या बाहर निकालेंगे भाई, क्रीम बाहर निकालेंगे। मैं कह रहा हूं बच्चों सेल्फ स्टडी की जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप एक बार करेंगे एग्जाम के पहले, बट आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो इधर ही हम खत्म करने वाले, तो सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, तो भाई स्याही से क्या निकाला, अलग अलग रंग निकाला, नमक से कपूर निकाला, दूध से क्रीम निकाला। अच्छा, अब कैसे करेंगे भाई, तो देख लेते हैं, थोड़ा इसको रंग बिरंगा बनाते हैं ना भाई। घुलनशील, घुलनशील जो द्रव है, ठीक है, में से द्रवों को, ठीक है, घुलनशील द्रव में से द्रवों को। अच्छा, इसके बाद अघुलनशील, ठीक, द्रव में से द्रवों को। अच्छा, इसके बाद क्या भाई, वायु में से, ठीक है, वायु में से किसे निकाला बाहर, तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे बताओ बच्चों, तो भाई O2 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, छोटी सी तो बात है। चलो देखो, तो कैसे लिखेंगे, वायु से क्या निकालेंगे आप, ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। तो कहानी बड़ी सिंपल है। स्याही में से ये देखिए, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इनफैक्ट इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप पहले से जानते हो, ठीक है ना। अच्छा, और क्या करेंगे, ठीक है, तो जल से जो है गंदगी को, ठीक, तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं किसमें भाई, आपका जो मिश्रण है उसके घटकों के पृथक्करण में। और इनमें से आप बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से और पहले से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप ध्यान से देख लीजिए, स्याही से किसे करोगे, उसके अंदर यदि अलग अलग रंग है तो उसको अलग करोगे, है ना। और देखिए, नमक एवं कपूर से इनका जो मिश्रण है उसमें से आप किसी एक को बाहर कर दोगे, दूध से क्रीम निकालोगे, घुलनशील द्रव में से अलग अलग द्रव को करोगे, इसके बाद अघुलनशील द्रवों में से निकालोगे, उसके बाद वायु से क्या निकालोगे भाई, आप ऑक्सीजन निकालोगे, और जल में से क्या निकालोगे, गंदगी। कहानी समझ में आ रही है? तो ये सारे टॉपिक्स को बढ़िया से अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए, 1 बाय 1 जो है सबको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं, तो अब देख लो स्याही से कैसे करेंगे भी, अलग अलग रंग को बाहर निकालेंगे। कैसे होगा, नोट कर लिया, चलिए कैसे होगा देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। क्या किया गया, रंग वाले घटक यानी कि डाई की बात हो रही है, को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। बात समझ में आ रही है? तो कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो, आप क्या करें, आप सबसे पहले जो है स्याही का एक विलयन ले लें आप, ठीक है। अब आपकी जो स्याही है उसमें क्या है भाई, आपकी जो स्याही है ना स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, देखिए उसमें स्याही के जो पार्टिकल हैं, जो कलर के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो अलग चीज है, और जिसमें मिलाया गया वो अलग चीज है। कहने का मतलब, जब हम होली का रंग बनाते हैं तो क्या होता है उसमें भाई, एक तो पानी होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, दूसरा आप ऊपर से रंग डाल देते हैं। इसी तरीके से आप नील जानते होंगे, 4 बूंदों वाला XYZ उजाला। बात समझ में आ रही है? तो वो जो आपका उजाला है उसके भी 4 बूंद आपने उसमें डाल दिए। तो कहानी समझ में आ रही है? तो वो उजाला तो थोड़ा सा ही है, नील का जो है वो तो थोड़ा सा ही है, पर वो पूरे पानी में फैल जाता है। अब उसको आप अलग करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो क्या किया गया, आपने वॉच ग्लास लिया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, एक छोटी सी ऐसी कटोरी नुमा प्लेट है, किसकी भाई, कांच की। इसमें आपने क्या किया, जो आपकी स्याही थी, ठीक है, वो डाल दी। क्या डाल दिया आपने, तो भाई इसमें आपने स्याही डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, इसको सीधे गर्म नहीं करना है, इसको सीधे गर्म नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि ये उसकी तलहटी में जो है वो चिपक जाएगी। तो क्या करेंगे भाई, तो ये रहा बीकर, इसके अंदर डाला पानी और नीचे से लगा दी आग, ठीक है, नीचे से क्या लगा दी, आग लगा दी। ध्यान से देखो, ये लगा दी आग। अब क्या होगा, पानी गर्म होगा। वाह सर, बढ़िया बात बता रहे हैं आप, पानी को गर्म करेंगे तो पानी गर्म होगा, बिल्कुल गर्म होगा। पानी जब गर्म होगा तो ये जो आपकी सतह है ये भी तो गर्म होगी, तेज गर्म नहीं होगी, धीमी आंच पर गर्म होगी। और धीमी आंच पर यदि गर्म होगी तो यहां पर स्याही के अंदर जो भी आपके जल वाष्प थे
वो चले जाएंगे कहाँ, ऊपर। और सिर्फ जो है स्याही जो थी आपके नीले कलर की थी या काले कलर की थी ना, वो यहां पर बच जाएगी। उधर देखो, क्या वही चीज हुई है? बात समझ में आ रही है? तो अब आपकी स्याही यहां पर बच गई, वाष्प जो थे वो ऊपर की तरफ चले गए। इसका मतलब ये कि स्याही में जो भी जल की मात्रा थी, अल्कोहल वाली स्याही भी होती है, अल्कोहल की जो मात्रा थी वो बाहर चले गई। मतलब स्याही का जो विलयन था उसमें से आपने जल को बाहर कर दिया और स्याही वहां पर रुक गई। तो इसको हम बोलते हैं एक प्रकार का पृथक्करण करना। क्या पृथक करना? कहानी समझ में आ रही है? तो ये पहला तरीका था जिसमें हमने क्या किया, स्याही और जल या स्याही और अल्कोहल जो है उसको अलग अलग कर दिया। ठीक, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यह है कि सर और कौन से तरीके हैं जिससे आप पृथक्करण कर सकते हो? बात समझ में आ रही? तो वहां ध्यान से देखिए। ठीक, क्या वहां पर जो है वो दूध में से मक्खन या क्रीम बाहर निकाला जा रहा है? थोड़ा सा डिफरेंस है मक्खन और क्रीम में, बट क्या वहां दूध में से मक्खन बाहर निकाला जा रहा है? निकाला जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। भाई गांव तरफ तो जो है लोगों के पास अपनी गाय वगैरह होती है, ठीक है, या फिर वो एक दूसरे के घर से ला लेते हैं इसे डिब्बे में। बट शहरों में क्या होता है ना, पैकेट्स आते हैं। तो आपने देखा होगा कि शहरों में अलग अलग कलर के जो दूध के पैकेट्स होते हैं वो आते हैं, बना लेते हैं उसको, 1 मिनट की तो बात है। तो भाई सबसे पहले जो है हम बात करते हैं लाल पैकेट की। सबसे पहले हमने बात की लाल पैकेट की, ठीक है। अब लाल पैकेट क्या होता है भाई? तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको एक नया नाम दे देते हैं, ठीक है। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये हमारे दूध का पैकेट है लाल वाला, इतना ही बड़ा रहता है। हमने इसको नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, XYZ मिल्क, ठीक है। ये लाल वाला पैकेट हो गया। अच्छा, अब लाल वाले के बाद जो है ना वो पता है कौन सा आता है भाई? वो आता है हरा वाला पैकेट। तो ध्यान से देखिएगा, तो हरा वाला पैकेट आ गया भाई। ध्यान से देखिएगा, कहानी बड़ी सिंपल है। ये रहा आपका हरा वाला पैकेट, ये लो, इसको भी आपने नाम दे दिया XYZ। ध्यान से देखिएगा, अलग अलग टाइप के दूध के पैकेट आते हैं, उसका और इस टॉपिक का क्या कनेक्शन है ना वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे किसकी भाई? तो नीले वाले पैकेट की। तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा नीला वाला पैकेट, ठीक है। नीले वाले पैकेट में भी ऐसे ही सूरज निकलेगा, रोशनी होगी, ठीक है। चलो XYZ की बात करेंगे अपन। और इसके बाद हम ले लेते हैं एक पीला वाला पैकेट। तो ये हो गया आपका भाई पीला वाला पैकेट। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया आपका एक पीला वाला पैकेट। इसमें भी जो है सेम डायग्राम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि इन सबका जो रेट है, इन सबका जो प्राइस है वो कैसा है? अलग अलग है। समझने की बात करते हैं। अब हमने लिया सबका कितना भाई? 500 ml लिया। सबका जो है हमने कितना ले लिया? 500 ml ले लिया, है ना, 500 ml ले लिया। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये आएगा 28 रुपए का, ये वाला जो है ये आएगा 26 रुपए का, ये वाला जो है ये आएगा आपका 24 रुपए का, इधर वाला जो है ये आएगा आपका 20 रुपए का। सवाल पैदा होता है, सर जब मात्रा सेम है, मात्रा एक जैसी है, तो भाई ये जो अलग अलग प्राइस है ये क्यों है? ये जो लाल हरा नीला पीला जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि इसके अंदर फुल क्रीम है। इसके अंदर जो क्या है, इसके अंदर सिर्फ क्या भरी हुई है? फुल क्रीम है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? इसमें से जब थोड़ी सी क्रीम निकाली तो जो उसका प्राइस है वो कम हो गया। ध्यान से देखिए कितना आसान है, इसके अंदर फुल क्रीम है ना। ये क्यों लिखा हूं मैंने? इसके अंदर जो है वो फुल क्रीम है। बात समझ में आ रही है? इसमें से थोड़ी सी क्रीम निकाली ना तो वो हरा पैकेट बन गया फिर, और उसमें जो वसा की मात्रा है, जो फैट है, वो कैसा हो गया? कम हो गया। और एक बार किया उसका आपने पृथक्करण, तो फिर वो उसमें से और वसा निकल गई। बात समझ में आ रही है? और फिर आती है ये पीला वाला पैकेट जिसमें जो है वो नाम मात्र की वसा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्या, ठीक है। तो उसका जवाब ये है कि इसमें से निकाल ली गई क्रीम। इसमें से कौन सी चीज निकाल ली गई? तो भाई क्रीम बाहर निकाल ली गई। तो ये जो क्रीम का बाहर निकलना है, इसी पृथक्करण को हम पढ़ने वाले हैं। क्रीम का बाहर निकलना किसमें से भाई? दूध से। कौन? क्रीम। तो दूध से निकल रही है क्या? क्रीम बाहर। इस पृथक्करण को हम समझने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, क्रीम बाहर निकलने के कारण प्राइस में जो है वो वेरिएशन आ गया। इसकी गाढ़ी चाय बनेगी, उसकी पतली चाय बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, अब जब आप दूध को इस तरीके से मटके में डालकर घुमाते हैं, ठीक है, तो दूध के कणों के बीच में लगता है अपकेंद्रीय बल। कैसा लगता है? अपकेंद्रीय बल। इसको अपन कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझ में आ रही है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण तो ये जो मथनी है ना, देखिए इसको अपन मथनी ही तो कहते हैं,
बात समझ में आ रही? तो ये जो मथनी है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे भाई अप, ठीक है, केंद्रीय मशीन, या फिर आप बोल दीजिए ऐसे यंत्र। कहानी समझ में आ रही है? तो जो मथनी है उसका नाम क्या है? अपकेंद्रीय यंत्र। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करते हैं, यहां पर ये देखिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं कोई, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपके वसा के कण हैं यानी क्रीम के कण हैं वो क्या होंगे? वो सेंटर में जमा हो जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे, सेंटर में जमा हो जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे। तो किया क्या आपने? जो क्रीम के कण हैं, जो वसा के कण हैं, उसको पानी में से बाहर निकाल दिया, दूध में से बाहर निकाल दिया, और क्योंकि उनकी जो घनत्व है वो बहुत कम है इसलिए वो सतह पर आ गए, तो हुआ ना। उसके बाद ये देखिए थोड़े से तो बाहर भी आ गए, ये मक्खन जो है वो बाहर भी आ गया। सीधी बात यह है कि हमारे आसपास की चीजों को हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्या हुआ? क्रीम निकल जाएगा। उसके पीछे का जो सिद्धांत है वो क्या है? अपकेंद्रीय बल, और जिस मशीन से ये किया जाता है हम उसको कहते हैं अपकेंद्रीय यंत्र। बात समझ में आ गई? मतलब जो कण है किसके? भाई वसा के, वो दूध के अंदर से निकल के सतह पर आ जाते हैं जब आप इस तरीके से उसको घुमाते हो। तो बड़े लेवल पे औद्योगिक तरीके से जब आप करते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है। आप जब ये पूरी क्लास खत्म होगी तो इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, आपको अलग अलग मशीन के बारे में पता चलेगा जिसका काम होता है दूध से क्रीम को बाहर निकालना। बात समझ में आ रही है? कोई भी यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको आप पटक दीजिए। आप जितने सवाल पूछेंगे हमारी टीम उन सारे सवालों को कलेक्ट करेगी और आपके सारे डाउट्स का फिर मैं एक के बाद एक रिप्लाई करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। कहानी समझ में आ रही है? तो ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं कुछ और पृथक्करण के प्रकारों की तरफ और देखते हैं कि इसके बाद इन्होंने किस चीज का पृथक्करण किया हुआ है। तो ये बात कर रहे हैं अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को क्या करना है भाई? तो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना है। कैसे होगा? सीधी सी बात है, ध्यान से देखिए। कीप लिया आपने, ये एक जो है कीप ले लिया आपने, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? ठीक है, पृथक्करण कीप। इसमें क्या किया आपने? जल और मिट्टी का तेल डाल दिया। अब आपको पता है कि दोनों में जो है एक दूसरे में घुलते नहीं है, बनती नहीं है दोनों की आपस में, ठीक है। अब दोनों की जो अवस्था है वो तो द्रव है, पर जो जल है और मिट्टी का तेल है वो आपस में मिलता नहीं है। तो क्योंकि इसका घनत्व कम है तो ये ऊपर रहेगा, जल का जो घनत्व है वो ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ रहेगा। तो कुछ नहीं है, ये यहां पर आपके पास क्या है भैया? यहां पर आपके पास एक नॉब है, स्टॉप कॉक है। अब इसको धीरे से खोल दीजिए तो जो जल होगा वो यहां से टिप टिप करता हुआ जो पानी है ना वो बरस जाएगा। बात समझ में आ रही है? नीचे आ जाएगा। तो टिप टिप करते हुआ जो पानी है वो नीचे आ गया। जैसे ही लेवल खत्म होने वाला हुआ जल का, आप इसको बंद कर दीजिए ना। कहानी समझ में आ रही? तो जो तेल है मिट्टी का वो ऊपर रह जाएगा। कहने का मतलब तेल रह गया इसके अंदर और जो जल है उसको आप दूसरे बीकर में निकाल लीजिए। तो किया क्या आपने? जल और मिट्टी के तेल को अलग अलग कर दिया। कहानी समझ में आ रही है? अगले वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने और किस चीज का पृथक्करण किया है। ध्यान से देख लो, कोई डाउट होगा पूछ लेना। अब बोल रहे हैं भाई नमक और कपूर के मिश्रण को पृथक कर दिया। अब जो नमक है भाई वो भी सफेद है, अच्छा वाला देखिएगा, शुद्ध नमक है ना, ठीक है। और जो कपूर है आपका वो भी सफेद है। अब दोनों को बिल्कुल ऐसे कूट कूट के ना पाउडर बना दिया स्टूडेंट्स, और दोनों के पाउडर को आपस में मिक्स कर दिया। अब आप ये कैसे बताओगे कि कौन सा वाला जो कण है वो नमक का है और कौन सा वाला जो कण है वो कपूर का है? आप नहीं बता सकते। अब आपको नमक और कपूर के जो कण है उनको उसको ना अलग अलग करना है। क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। भाई आपको ये पता है कि जो कपूर है उसमें ऊर्ध्वपातन होता है, बिल्कुल पढ़ाया गया है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है ये समझना है तो हमारे आसपास के पदार्थ और उनकी अवस्था में किस तरीके से परिवर्तन होता है इसका एक वीडियो आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए प्लेलिस्ट में वो बिल्कुल दिया हुआ है, आप वहां से जाकर समझ सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। उसका एक छोटा सा जो डेफिनेशन है वो हम यहां शेयर कर लेते हैं कि भाई जब कोई भी ठोस रहेगा वो सीधे अपनी गैसीय अवस्था में चला जाएगा या फिर कोई भी गैस सीधे अपनी ठोस अवस्था में आ जाएगी तो हम इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन से क्या होगा? जो कपूर है वो ठोस अवस्था से सीधे किस में चला गया? गैसीय अवस्था में। तो क्या किया आपने? ध्यान से देखिएगा, ये भाई नमूना है, सैंपल है, ठीक है। इसमें जो है आपका क्या है भाई? तो नमक है और कपूर है, दोनों का बिल्कुल पाउडर जो है मिक्सचर है वो वहां पर रखा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं भाई? नीचे से उसको गर्म कर रहे हैं। अब जो कपूर है
जब वो गर्म होगा, ठीक है, तो वो कहां चला जाएगा? वाष्पीकृत होके, वाष्पीकृत तो नहीं होगा, ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में चला जाएगा ऊर्ध्वपातन के माध्यम से, तो वो चला गया आपका बाहर। तो भाई आपका जो कपूर है वो कहां चला गया? बाहर चला गया। क्या बचा? नमक। हो तो गया पृथक्करण। कहानी समझ में आ रही है? क्योंकि जो नमक है ना स्टूडेंट्स, जो नमक है ना, इसका आप ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकते। नमक का ऊर्ध्वपातन नहीं होने वाला है, सिर्फ किसका होगा? कपूर का होगा। तो हम ये तो पढ़ रहे हैं पृथक्करण कैसे होगा। तो भाई कपूर जो है उसके कण उड़कर चले गए ऊपर कहीं और। अब जो बचा वो नमक है, जो चला गया वो क्या है आपका? तो वो कहां चला जाएगा? वो जो रुई का प्लग लगा हुआ है ना उसमें, कुछ उसका बहुत सारा भाग जो है वो यहां पर भी अटक जाएगा। तो कपूर कहां अटक गया? रुई के फाये में। और नमक कहां रह गया? आपका ये जो बेस था यहां पर। कहानी समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप दो ऐसे ठोस जिनकी अवस्था में परिवर्तन का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, उसका पृथक्करण कर सकते हो। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई? काली स्याही में डाई एक ही रंग है। अच्छा, ये वाली बात है। चलो एक काम करते हैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, मैंने ना हरा कलर लिया है। ठीक है, तो हरा कलर जो है उसको अपन हरे से लिखेंगे ना, देखो तो। ठीक, तो मैंने कौन सा कलर ले लिया भाई? तो मैंने ले लिया हरा कलर। अच्छा, इसके बाद मैंने कौन सा कलर ले लिया? तो लाल ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने हरे और लाल कलर को आपस में जब मिलाया, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अलग अलग जब आप रंगों को एक साथ मिलाते हैं तो सामान्यतः ऐसा होता है कि जो मिलने वाला रंग है वो या तो काला होता है या स्लेटी कलर का होता है। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों को जब आपने मिलाया तो आपको लगभग कैसा कलर मिलेगा? काला। आप एक से ज्यादा कलर, दो से ज्यादा कलर भी ले सकते हैं। अब ये जो काला कलर है, मिला दिया दोनों ने, आपके पास एक स्याही है भी, इंक है हरे कलर की, एक लाल कलर की, दोनों को मिला दिया, आप कैसी दिखेगी? वो काले कलर की दिखेगी। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली आज मैं अपनी टूल किट जो मैं लेकर आने वाला था वो लेकर ही नहीं आ पाया, नहीं तो हम इस एक्सपेरिमेंट को क्लास में ही कर लेते आज। ठीक, अब हरे कलर को मिलाया लाल में, आपको मिला काला कलर। ठीक है, ध्यान से देखो, काला कलर। ठीक, अब आप ये कहते हो कि सर ये काले कलर में से वापस से हरा और लाल बाहर निकाल कर दिखाइए। अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉमन सेंस की। भाई हरा कलर और लाल कलर दोनों पानी में घुलनशील है, पर क्योंकि दोनों का कलर अलग है, दोनों का गुणधर्म अलग है, इसीलिए जल में दोनों की जो घुलनशीलता है ना वो अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है? मतलब हो सकता है कि जो हरा कलर है, हरा रंग है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से जल में घुलनशील हो, जो लाल रंग है वो कम अच्छे तरीके से घुलनशील हो। बात समझ में आ रही है? तो दोनों की जो घुलनशीलता है वो कैसी होती है भाई? तो वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं भाई क्रोमेटोग्राफी। क्या यूज करते हैं हम? इस जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं, कहीं लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोम यानी कि कलर होता है, आप देखिएगा गूगल क्रोम 4 कलर वाला बना रहता है ऐसा गोला। तो क्रोमेटोग्राफी मतलब कलर को विभाजित करने का तरीका। बात समझ में आ रही? तो कैसे करेंगे भाई? तो ये रही एक स्ट्रिप, भाई आपने एक पेपर की पट्टी ली, यहां पर आपने पेंसिल से एक ऐसे लाइन खींच दी और ये लग दिया आपने वो इंक। कौन सी वाली इंक? तो भाई यही वाली इंक को आपने यहां पर रख दिया ऐसे, ये हो गई। अब क्या करने का? बहुत ही आसान है, आप यहां पर एक बीकर लीजिए, ले लिया, इसके अंदर आप एक यहां तक, इस लेवल तक आप जो है वो जल डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, इस लेवल तक, है ना, यहां तक नहीं, इस लेवल तक, थोड़ा नीचे तक, यहां तक आप ऐसे पानी डाल दीजिए। अब क्या होगा भाई, जो पानी है ना वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा। पानी जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ये जो स्याही है वो उसमें मिक्स होना चालू हो जाएगी। अब जो स्याही, जो इंक जल में अच्छी तरीके से मिक्स होगी वो दूर तक साथ देगी जल का। बात समझ में आ रही है? और जो कम तरीके से मिक्स होगी वो कम देर तक साथ देगी, क्योंकि दोनों कलर अलग अलग यदि हैं तो दोनों की जो घुलनशीलता है वो ज्यादा है। मान लेते हैं इस सवाल को करने के लिए इसकी जो घुलनशीलता है वो कैसी है भाई? ज्यादा है, ज्यादा घुलनशील है। ठीक है, ज्यादा घुलनशील है। और ये कैसा है भाई? तो ये कम घुलनशील है। ध्यान से देखिएगा, सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 जो है हम बढ़िया तरीके से आज निपटाने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसा है भाई? तो कम घुलनशील है। तो जिसकी घुलनशीलता ज्यादा होगी वो जल के साथ ज्यादा देर तक बना रहेगा, मतलब पानी जितने ऊपर जाएगा उतनी देर तक वो उसमें चिपका रहेगा। मतलब ये कि हरा कलर जो है वो कम ऊपर तक जा पाएगा और लाल कलर जो है वो ज्यादा ऊपर तक जा पाएगा। तो ये कैसा दिखेगा भाई?
तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, यहां से पानी ऊपर जाना चालू किया तो हरा कलर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा स्टूडेंट्स, है ना। इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, तो वो आज हम नहीं कर पाएंगे क्लास में, बट आपको करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हरा कलर यहां तक गया। अब जो लाल कलर है ना वो ऊपर तक जाएगा, देखो ये लो, ये और ऊपर तक जा रहा है, ये ऐसा। हाँ, इतनी क्लियर बाउंड्री नहीं मिलेगी जिसको मैं यहां पर बना रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली जो कलर है उसका ये एक जगह पर तो उसकी दोनों की बाउंड्री जो है वो अपने को मिलेगी ही मिलेगी, तो उसको भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लो, ऐसा 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 जो है ये ऐसा बदलता रहेगा, ठीक है। हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से जो है ये स्मार्ट बोर्ड पर बना भी नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही? तो क्या हुआ, ध्यान से देखो, हरा कलर की घुलनशीलता कम थी, थोड़े ऊपर तक गया। लाल कलर की जल में घुलनशीलता ज्यादा थी, ज्यादा ऊपर तक चला गया। तो किया क्या, क्रोमेटोग्राफी से आपने वापस से दोनों जो कलर हैं, वापस से जो दोनों कलर हैं उसको क्या कर दिया भाई, आपने अलग अलग कर दिया। कहानी समझ में आ रही है? कुछ ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स। कहानी समझ में आ गई? चलो देखते हैं आगे। तो ये जो तरीका था इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। सेम चीज को उन्होंने वहां पर बनाया गया है। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं कौन से घटक हैं भाई। तो वाटर है, ठीक है। ये इंक का एक यहाँ पर ऐसा स्पॉट बनाया हुआ है, पेपर है, ठीक है। उसके बाद जार है, ग्लास है। आप सारी चीजें बढ़िया से जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो आपका पेपर है उसी को उन्होंने बाहर बनाया हुआ है। उस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने यहाँ पर किया हुआ है। कहानी समझ में आ गई? सिंपल सी चीज थी। बढ़ते हैं अगले पृथक्करण के प्रकार की तरफ, ठीक। देखो तो मजा आ रहा है, सारी चीजों को बढ़िया तरीके से करने वाले। लिखा हुआ है भाई, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। अघुलनशीलता तो हीरो बन गए, दोनों के बीच में बाउंड्री इजीली दिख रही है। तो अघुलनशील में आपने क्या किया था, तेल और पानी को अलग अलग कर दिया था। अब घुलनशील है तो एक उदाहरण ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा उदाहरण लिया गया, आपने एसीटोन लिया। कीटोन की बात हो रही है ना, तो क्या लिया भाई, कीटोनिक ग्रुप लिया आपने, एसीटोन लिया, और एसीटोन और जल का मिक्सचर लिया। अब एसीटोन जो है ना, इसका क्वथनांक कितना है, ध्यान से देखिएगा। क्वथनांक, ठीक है। तो एसीटोन का कितना है भाई, तो 51 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस यहां पर आ जाएगा, यहां नहीं आएगा, ठीक। तो भाई कितना है, 51 डिग्री सेल्सियस है किसका, एसीटोन का, ठीक है। अच्छा, जल का कितना है, तो जल का है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए स्मार्टनेस क्या है। अब आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है दो घुलनशील द्रव हैं, मतलब एसीटोन और जल को जब आप आपस में मिलाते हो तो ये बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। मतलब आप देखकर नहीं बता सकते हैं कि कितना एसीटोन है, कितना जल है। बात समझ में आ गई? दोनों बड़े अच्छे तरीके से ना घुलनशील हैं। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब हम एंट्री कराते हैं उसके गुणधर्म की। भाई हम भी केमिस्ट्री वाले हैं, मानने वाले हैं नहीं, हमारे पास भी हर परेशानी जो है उसका तोड़ है, और ये करने में मेरी हेल्प करेंगे मेरे स्टूडेंट्स, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, अब भाई दोनों का क्वथनांक ही अलग अलग है ना। अब जब आप गर्म करना चालू करोगे तो सबसे पहले जैसे ही आप 51 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे, कौन वाष्पीकृत हो गया भाई, आपका एसीटोन। जैसे ही आप 51 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, जो एसीटोन है वो वाष्पीकृत हो गया, और कौन बच गया, तो भाई जल बच गया। मतलब ये कि इस तापमान पे एसीटोन जो है वो वाष्पीकृत हो गया, तो वो तो निकल ही गया विलयन से बाहर। कौन कौन बचा, सिर्फ क्या बचा रह गया भाई, जल बचा रह गया। कहानी समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। ये जो है एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। यहां पर गर्म करना चालू किया आपने 51 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे ही आप पहुंचे एसीटोन ने उड़ना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब एसीटोन जो है वो इसमें से जाएगा। अब ये एसीटोन के क्या है भाई, तो ये वाष्प हैं। किसके वाष्प हैं, तो ये हैं आपके एसीटोन के। एसीटोन क्या है, तो एक प्रकार का कीटोन है जिसको आप कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। तो यहां से आपका जो एसीटोन है ना, इसके जो वाष्प हैं, देखो अब ये इस तरफ जा रहे हैं, बढ़िया, ये चले, हम चले घूमने। बात समझ में आ रही है? इसके जो वाष्प हैं वो कह रहे हैं हम चले घूमने। तो एसीटोन के वाष्प वहां से जा रहे हैं, पर आपको तो जो है अपने ठान लिया कि भैया एसीटोन जो है हमें द्रव रूप में चाहिए। अब देखिए, जो वाष्प है उसके पास ऊष्मा ज्यादा रहती है, द्रव के पास तुलनात्मक तरीके से ऊष्मा कम रहती है।
तो यहां से वाष्प के रूप में गया, पर ये जो नली है ना, इसके आसपास से आपने कौन सा पानी दिया भाई अंदर? कोल्ड वाटर। तो ठंडा पानी जो था उसने अपनी ठंडक किसको दे दी? वाष्प को। वाष्प को जब ठंडक मिलती है तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई बॉटल है जिसमें बहुत ठंडा पानी भरा हुआ है, तो उस पे आसपास के आकर वाष्प जमा हो जाते हैं और फिर वो आपको ऐसा लगता है कि बॉटल से पानी बाहर आ गया। ऐसा नहीं है। बहुत ठंडी बॉटल है, कोई भी चीज बहुत ठंडी यदि है तो उसके आसपास जो है जलवाष्प आते हैं वातावरण से और वो आपस में सम्मिलित होकर क्या बना लेते हैं भाई? द्रव बना लेते हैं, द्रव का रूप धारण कर लेते हैं ना। वाष्प था मतलब गर्मी ज्यादा थी, क्या डाला भाई? ठंडा पानी उसके आसपास से प्रवाहित किया गया, तो उससे क्या हुआ कि ठंडे पानी ने अपनी ठंडक जो है वो किसको दे दी? वाष्प को दे दी। तो वाष्प गर्म से कैसा हो गया? ठंडा हो गया। पर वाष्प ने अपनी गर्माहट किसको दे दी? ठंडे पानी को दे दी। तो वो पानी जो है आपका वो बाहर निकल गया। तो देखो ये पानी अंदर आया और यहां से जो पानी है वो बाहर की तरफ चला गया। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये जो एरो है ना स्टूडेंट्स, इसको छोटा बना रहा हूं। वाष्प, ठंडा पानी गया, ठंडे पानी ने ठंडक दे दी वाष्प को। अब आपका जो वाष्प है वो किस में परिवर्तित हो गया भाई? वाष्प जो है वो परिवर्तित हो गया द्रव में। और वाष्प ने अपनी गर्मी किसको दी थी? ठंडे पानी को। तो वो कैसा बन गया? तो गर्म पानी आ गया। तो ये कैसा आ गया भाई? गर्म पानी आ गया। तो बस यही तो कहानी है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या मिला कि आपका जो द्रव है, ठीक है, वो एसीटोन, एसीटोन जो है वो किसके रूप में मिल गया भाई? तो द्रव के रूप में मिल गया। कहानी समझ में आ गई? तो ये थी स्टोरी। मतलब ये हमेशा याद रखिए, जब आप घुलनशील द्रवों को अलग करना चाहते हैं, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में होना चाहिए? क्वथनांक में। बात समझ में आ रही है? सबका क्वथनांक अलग अलग होता है, इसलिए सबका वाष्पीकरण होने वाला तापमान जो है वो भी अलग अलग होता है। ध्यान से देख लो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, फिर भी यदि है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो क्या किया? घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर लिया। अब देखते हैं इसके बाद और कुछ भी है क्या? क्या और किसी प्रकार का मिश्रण है जिसका हमको पृथक्करण करना है? ठीक है, तो वायु से गैसों को प्राप्त कैसे करेंगे भाई? वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप वायु से तो पृथक्करण नहीं कर सकते हो बिना अभिक्रिया कराए। फिर वही बात, आप वायु को क्या करें? आप उसको द्रव के रूप में परिवर्तित कर दें और फिर आप टारगेट बनाए क्वथनांक। कहानी समझ में आ रही है? मतलब ये कि एक ऐसा कुछ द्रवों का यदि मिश्रण आपके पास है, बहुत सारे द्रवों का यदि मिश्रण आपके पास है, तो सबका क्वथनांक यदि अलग अलग होगा तो आप गर्म करके उनको अलग अलग कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, तो वायु का पृथक्करण जो है गैसीय अवस्था में नहीं हो सकता। तो यहां पर अवस्था कैसी है भाई? तो ये गैसीय अवस्था है और यहां गैसीय अवस्था है तो द्रव अवस्था है। तो क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, गैस को पहले किस में परिवर्तित कर देंगे? द्रव में। अब गैस को द्रव में परिवर्तित करने का मतलब उसके अंदर की गर्मी बाहर निकालना और उसके कणों को पास पास लेकर आना। ये तभी हो पाता है जब हम दाब बढ़ा देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे? गैस को द्रव में परिवर्तित करेंगे। जब गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो हम देखेंगे सबका क्वथनांक अलग अलग है। तो देखिए जो वायु है उसके घटक कौन से हैं भाई? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है। बात समझ में आ रही है? तो कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो ये समझते हैं कि किस तरीके से हम गैस को द्रव में परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम उसके घटकों का क्वथनांक के माध्यम से पृथक्करण करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक, तो क्या हुआ? ध्यान से देखिए, तो भाई आपकी जो वायु है उसके कौन से मुख्य घटक हैं? तो भाई ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन है और सबसे कम आपकी ऑर्गन पाई जाती है। कहानी समझ में आ रही है? तो क्या किया? गैस से द्रव में बना दिया। अब इसको हम गर्म करेंगे, किसमें? प्रभाजी आसवन में। किसमें करेंगे? प्रभाजी आसवन विधि में हम इसको धीरे धीरे अब गर्म करेंगे। कहानी समझ में आ रही है? तो क्या होगा जब तापमान कितना आ जाएगा? देखो सबसे कम तापमान किसका है भाई? तो नाइट्रोजन का है। जिसका तापमान कम होगा उसका क्वथनांक कैसा होगा? क्वथनांक दिया है ना सबका, ठीक है, तो वो भी कम होगा। तो अब जैसे ही तापमान कितना पहुंचेगा? -196, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो उस समय पर क्या होगा? सबसे पहले नाइट्रोजन बाहर निकलेगी, फिर कौन बाहर निकलेगी? ऑर्गन। कौन बची रहेगी भाई? ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? तो आपने ये गैस को जब द्रव में बनाया था तो आपने कह दिया भैया -200 डिग्री सेल्सियस। लो, अब आपका जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, वायु है, उसका तापमान कितना है? -200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्यान से देखना कि ना भाई माइनस, ये आपका मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? तो भाई वायु का मिश्रण है। और तापमान कितना है इसका? तो ध्यान से देखिएगा, -200 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। और इसके अंदर कौन सी तीन चीजें हैं भाई? तो नाइट्रोजन है। रुको तो जरा, इसको आज बढ़िया तरीके से खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। एक एक चीज आपके दिमाग के अंदर फिट कर दूंगा आज मैं। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर नाइट्रोजन है, आर्गन है, और क्या है भाई? ऑक्सीजन है। तो ये तीन चीजें तो हैं। तापमान कितना है? 200 डिग्री सेल्सियस। यहां पर भी लिखेंगे इसको हम, ठीक है ना? ध्यान से देखो क्या है भाई? अच्छा, हाइड्रोजन तो नहीं है, कहां गया ये? ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या है आपका? आर्गन है। तापमान देखिए द्रव का कितना है? -200 डिग्री सेल्सियस। मतलब 2 मिनट के लिए, 2 मिनट छोड़ो, यदि 1 मिनट के लिए भी आपका हाथ इस तापमान पे पहुंच गया तो जम जाएगा और खराब ही हो जाएगा, काटना पड़ेगा फिर। बात समझ में? इतना कम तापमान है। इस तापमान पे अपन ने रखा है किसको? नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन और उनके मिश्रण को। अब आप नीचे से जो है हौले से इसको गर्म कर रहे हो। जैसे ही आपने इसको गर्म करना है स्टार्ट किया तो तापमान बढ़ना चालू होगा। जब ये तापमान 200 से, इसको हटा देते हैं, क्वथनांक आप समझ चुके हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, दाब पर फोकस करते हैं। जैसे ये तापमान -200 से कितना होगा भाई? -196 होगा ना, वैसे ही कौन बाहर चली जाएगी बताओ? रुको, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं भाई। -200 डिग्री सेल्सियस से जैसे ये किस में परिवर्तित होगा? तो भाई -196 में जैसे ही तापमान पहुंचेगा इस मिक्सचर का, तो कौन बाहर भाई? तो N2 बाहर, N2 बाहर। बात समझ में आ रही है? अब -196 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, है ना? ध्यान से देखिएगा। अब कह रहे हैं भाई -1 कितना है? 186 है। -186 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही तापमान पहुंचा, गर्म कर रहे हो, याद रहे ये तापमान जो है ज्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव में दिया हुआ है। अब ये मत बोलना कि सर 200 से 196 तो है, कम हो रहा है, गलत बात। ये कम है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, ऐसा करते करते 0 तक आएंगे, फिर 0 से बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो -200, -196, अब कितना आ गया भाई? -186 आ गया। जैसे इस तापमान पे आएंगे, कौन बाहर? किसका क्वथनांक है? बाहर निकलो। ये बाहर, मतलब कौन बाहर? यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना, कौन बाहर? AR बाहर। क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। वही तो चाहिए था। नहीं आया समझ में? मतलब ये कि एक ऐसा मिश्रण था जिसमें सबका क्वथनांक अलग अलग था। तो ये तापमान तक आप लेकर गए, फिर हल्का सा गर्म किया, हल्का सा, बहुत ज्यादा करोगे कि दिक्कत हो जाएगी। सॉरी, हल्का गर्म किया, ये बाहर, थोड़ा और गर्म किया, वो बाहर, तो बचा क्या? सिर्फ ऑक्सीजन। तो यहां सिर्फ थोड़ी देर बाद क्या बची रहेगी? ऑक्सीजन। कहानी समझ में आ रही है? सिर्फ क्या बची रहेगी भाई? ऑक्सीजन। कुछ समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो इतने कम तापमान पे शुष्क बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, उसको वैसे ही अलग हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वायु में से क्या करते हो? गैस। और कौन सी गैस बाहर निकालते हो भाई? तो आप बाहर निकालते हो ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? तो आपने देखा होगा कोरोना के समय पर कि हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। तो औद्योगिक तरीके से यही एक तरीका है, यह भी एक तरीका है जिससे आप वायु से क्या बाहर निकाल सकते हैं? ऑक्सीजन। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो है वो ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है, फिर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर में उच्च दाब के साथ भर दिया जाता है। कहने का मतलब जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ आपके लिए एग्जाम का एक पार्ट नहीं है। यदि आपको इसका नॉलेज है, ठीक है, तो आपकी जो साइंटिफिक जागरूकता है, जो वैज्ञानिक जागरूकता है, वो इससे बढ़ जाती है। ध्यान से देख लो, कोई डाउट है पूछ लो, ठीक है? क्योंकि अब हम देखने वाले हैं वो डायग्राम जिसमें ये होता है, एक्चुअली ये कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक? ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू इन्होंने क्या किया भाई? ऑक्सीजन जो है उसको पा लिया और बाकी के जो है वो बाहर हो गए। तो क्या किया गया भाई? सबसे पहले इसके अंदर क्या डाली गई? तो वायु डाली गई, ठीक है? क्या डाली गई? वायु। क्या किया गया? बहुत ज्यादा प्रेशर में डाला गया। तो अभी कैसी है ये वायु? कैसी है भाई? गर्म है। ये वायु कैसी है? गर्म है। अच्छा, फिर वही बात, गर्म वायु को यदि ठंडा करना है तो क्या करोगे? तो आप क्या करो भाई, जिसको ठंडा करना है उसके पास और ठंडी चीज ला दो, जिसको गर्म करना है उसके पास गर्म चीज ला दो, ठीक है? तो क्या हुआ? देखो, गर्म वायु इसमें से जा रही है, ऐसे 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 गई, पर यहां क्या देखा हमने भाई? यहां पर ठंडा जल जा रहा है। अच्छा, मतलब पानी जो है वो ठंडा है। ओके, ये यहां पर ठंडा जल है, ये ऊपर गया, ठंडा है। ठंडी चीज के पास ठंडक है, गर्म चीज के पास ऊष्मा है। ऊष्मा का बढ़ना या तापमान का ज्यादा होना ऊष्मा है, तापमान का कम होना ठंडक है।
तो यदि एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जाती है तो उस जगह से पहली वाली जगह जो है वो ठंडक जाती है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए, ठंडा जल डाला आपने, अब भाई जो एयर आ रही है, जो गर्म वायु आ रही है, उसका तापमान क्या ज्यादा है? ठंडा। देखिए ये इसके ऐसा नहीं, अंदर से आ रही है। अब क्या होगा, जब यहां से ये वायु जाएगी तो वो देखेगी कि यहां पर जो पानी है भाई वो कैसा है, वो ठंडा है। तो अपनी जो गर्माहट है वो किसको दे देगी? ठंडे जल को। तो पानी जो बाहर निकलेगा भाई वो कैसा निकलेगा? गर्म बनकर। ठीक है, तुलनात्मक तरीके से गर्म बनकर। और जो गर्म वायु है वो कैसे बाहर निकलेगी भाई? तो वो ठंडी वायु बनकर। नहीं आया समझ में? कहानी समझ में आ रही है? इसके बाद क्या होगा, तो ये यहां पर सेपरेटर है। अच्छा, ये ठंडी वायु इतनी हो जाएगी कि इसका जो आपकी अवस्था होगी वो कैसी हो जाएगी भाई? द्रव हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने उसको किसमें परिवर्तित सॉरी किस में परिवर्तित कर दिया? द्रव में। अब ध्यान से देखो, इतना कम तापमान रहेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो तो ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ बनकर वैसे ही बाहर निकल जाएगी। अब आपके पास यहां पर क्या है? यहां पर आपके पास द्रव वायु है, और इस द्रव वायु के अंदर मुख्य रूप से 3 गैसें हैं। कौन सी है भाई? तो इसके अंदर नाइट्रोजन है। रुको तो, करते हैं ना बढ़िया तरीके से। रुको तो, बिल्कुल ही ऐसे जो जितनी मुश्किल आपको चीजें लगेंगी ना उतने अच्छे तरीके से अपन करेंगे। कारण साफ है, इन चीजों को बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पर हमारा जो टारगेट है वो ये है कि आपकी जो भी एग्जाम हो रही है उसमें आपको, यदि वो पूरे देश के लेवल पे हो रही है तो वहां पर टॉप करना है, स्टेट लेवल पे हो रही है तो वहां पर टॉप करना है, स्कूल लेवल पर हो रही है तो वहां पर टॉप करना है। और एक टॉपर को सब कुछ पता होता है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए। तो भाई सबसे पहले क्या है? नाइट्रोजन है। लगभग कितना प्रतिशत है? तो 79% है लगभग। ठीक है, नहीं 78 कर लेते हैं इसको, क्योंकि फिर मैं ऑक्सीजन वगैरह भी तो लिखूंगा। अच्छा, ऑक्सीजन लगभग कितनी है? तो भाई 21% है। और लगभग बोला जा रहा है क्योंकि और भी गैसें हैं, तो ये लगभग 1% है, बट ये एग्जैक्टली सही डेटा नहीं है, लगभग हम ले रहे हैं। ऑर्गन थोड़ा सा उससे कम है, नाइट्रोजन की वैल्यू भी थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, ध्यान से देखना। 78। ठीक, अब ध्यान से देखिए। अब जो नाइट्रोजन है ना, इसका क्वथनांक कितना है भाई? -196 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना है? तो -186 डिग्री सेल्सियस। और इसका कितना है? तो -183 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि अब आप इसको धीरे से, ध्यान से देखिए, प्रभाजी आसवन वाला था, इसके जस्ट पहले सेम डायग्राम बनाया था मैंने। अब आप इसको धीरे से यहां से क्या करोगे? गरम। जैसे ही तापमान पहुंचेगा, इसका बहुत कम तापमान है ये जो गैस आ रही है द्रव वायु का, जैसे ही तापमान कितना पहुंचेगा? -196 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन बाहर, ये लो बाहर। ऐसे ही तापमान जब कितना पहुंच जाएगा भाई, और थोड़ा सा बढ़ाया -186, तो ये फिर आर्गन बाहर। तो बचा क्या भाई? ऑक्सीजन बची ना, यही तो चाहिए था। वो दिख रही है वहां पे लिक्विड ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? मतलब जो ऑक्सीजन है वो किस रूप में आ गई? द्रव के रूप में आ गई। तो वही तो चाहिए था हमें। तो क्या किया हमने? ध्यान से देखिएगा, वायु से कौन सी गैस बाहर निकाली? तो भाई ऑक्सीजन बाहर निकाली। ठीक, वायु को पहले ठंडा किया, द्रवीकरण कर दिया, फिर क्वथनांक को बेस बनाकर, आधार बनाकर हमने उसका पृथक्करण कर दिया। कहानी समझ में आ रही है? चलिए, बहुत पृथक्करण पढ़ लिया। अब पृथक्करण में एक नया जो तरीका है जिसको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? ध्यान से देख लो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बात करेंगे इसके क्रिस्टलीकरण की। मतलब ये कि जिस नमक को हम खाते हैं उसके बनने के पीछे की जो कहानी है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है? क्रिस्टलीकरण है। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करोगे भाई? तो क्रिस्टलीकरण के 2 उदाहरण जो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मजा आ रहा है? चैप्टर का जो है वो रिवीजन बढ़िया तरीके से हो रहा है। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा। तो कैसे करेंगे? अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को बाहर निकालेंगे। कॉपर सल्फेट मतलब किसकी बात हो रही है? CuSO4 की बात हो रही है। एक तो ये करेंगे, और क्या करेंगे भाई? तो समुद्री जल से जो है नमक को बाहर निकालेंगे। ये जो दोनों चीजें होती हैं उसके पीछे का जो कारण है, पृथक्करण की जो विधि है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है ना, ये 9th क्लास में, छोटी कक्षाओं में आपने पृथक्करण की कुछ और विधियां पढ़ी होंगी, जैसे कि छानना, फिल्ट्रेशन, बीनना, ये सब देखा होगा। चलिए 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 जल्दी जल्दी करते हैं। तो क्रिस्टलीकरण कैसे होगा भाई? तो देख लेते हैं, पहले क्रिस्टलीकरण समझ लेते हैं। यहां समझ लेते हैं क्रिस्टलीकरण, है ना? क्रिस्टलीकरण
ठीक है, मैं बहुत ज्यादा फ्लो में आ गया हूं, पर मेरे को भयंकर मजा आ रहा है और मेरे साथ साथ आपको भी मजा आ रहा होगा इस चैप्टर को खत्म करने में। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है तो ध्यान से देखिए। अब हम देखते हैं अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। एक बीकर लीजिए, ले लिया आपने, थोड़ा सा पानी डालिए उसमें और यहां से डाल दीजिए आप कौन सी चीज भाई, तो कॉपर सल्फेट। क्या डाला आपने, कॉपर सल्फेट डाला, CuSO4 डाल दिया आपने यहां से सॉरी, कौन सी चीज डाल दी, तो कॉपर सल्फेट डाल दिया। ठीक है, अब जो कॉपर सल्फेट है ना, ये नीला होता है और ये कैसा है, अशुद्ध है। ध्यान से देखिएगा, ये कैसा है भाई, अशुद्ध है। पानी में डाल दिया आपने, दोनों का एक बढ़िया सा घोल बन गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको बाहर निकाल दीजिए और आप इसको 24 घंटे के लिए रख दीजिए, धीमे धीमे वाष्पीकृत होने में। 24 घंटे के लिए आप इसको रख ही दीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होगा कि जो जल होगा ना, ये यहां पर एक फिल्टर पेपर भी आप लगा दीजिए ऐसे, है ना, एक ऐसा महीन सा पेपर लगा दीजिए कि जल वाष्प उसमें से बाहर निकल सके। अब क्या होगा, देखो फिर से बताते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो गया है भाई। कॉपर सल्फेट डाला, नीले कलर का है, कैसा है, अशुद्ध है। जल में मिलाया था, एक्स्ट्रा जो जल था उसको बाहर निकाल दिया आपने। अब ये हल्का हल्का जल है उसमें। अब आप इसको जब बहुत देर तक रख देंगे तो क्या होगा, जो जल है उसका वाष्पीकरण होगा, वो बाहर चला जाएगा। बचेगा क्या, थोड़ी देर बाद, थोड़ी मतलब 24 आवर्स बाद, 24 घंटे बाद, यहां पर जो है कॉपर सल्फेट जो है वो ठोस रूप में जम जाएगा। ठीक है, कैसा पाया जाएगा ये, तो भाई ये ठोस रूप में पाया जाएगा। कहने का मतलब भाई कैसा है, तो शुद्ध है। कहने का मतलब कैसा है, तो शुद्ध है। बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका क्रिस्टलीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो अशुद्ध था, धीरे धीरे जब वाष्पीकरण हुआ तो हमें उसका कैसा रूप मिला भाई, शुद्ध मिला। यदि ये पूरा शुद्ध नहीं है तो फिर इसी क्रिस्टल को हम थोड़ा सा गर्म करते हैं। कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो पिघल जाती हैं, जैसे कि चीनी, तो बाहर निकल जाती है। तो ये कौन सा तरीका था भाई, क्रिस्टलीकरण। इसी तरीके से क्या बनाया जाता है, नमक। कैसे बनेगा, तो समंदर का जो पानी है, जो खारे पानी की झील होती है, उसका पानी को एक जगह जमा कर लीजिए, धीरे धीरे जो है उसका वाष्पीकरण होने दीजिए। पानी ऊपर चला जाएगा, नमक वहीं रह जाएगा, उसको फिर दोबारा से आप फिल्टर कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएंगे, नमक के क्रिस्टल। ठीक है, तो ये था आपका क्रिस्टलीकरण। कहानी समझ में आ गई, ध्यान से देखिए। अब क्रिस्टलीकरण तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि भाई जल का शुद्धिकरण कैसे होता है। मतलब ये कि आपने नमक में से कपूर बाहर निकाल लिया, वायु में से ऑक्सीजन बाहर निकाल लिया, अब देखते हैं कि जल में से गंदगी कैसे बाहर निकलेगी। बात समझ में आ रही। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से 6th-7th क्लास में पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, प्यासे कौए की कहानी। एक मटका था जिसमें बहुत कम पानी था, पर हम उस कहानी पर नहीं जाएंगे। हम वहां से सिर्फ एक किरदार लेंगे और वो है मटका। और हम एक मटका नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, हम 3-4 मटके लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। एक मटका ये बनाया मैंने, उसके बाद एक मटका और बनाया मैंने, उसके बाद एक मटका और बनाया मैंने। ठीक है, उसके बाद सॉरी, एक मटका और बनाया मैंने। ये सारे मटके रख दिए मैंने। अब क्या करते हैं, हर मटके में एक छिद्र कर देते हैं, यस और नो। ध्यान से देखो, ये कर दिया छिद्र, हर मटके में छिद्र कर दिया। ठीक है, हल्का सा बिल्कुल कि पानी जो है थोड़ा सा रिस सके, ऐसा नहीं कि फोड़ी दिया बिल्कुल। कौन छिद्र करता है, सर फोड़ी देते ना, मजा आता है ना। आप लोगों को ऐसे ही रहता है, हम टीचर्स का भी ऐसे रहता है जब हम लोग स्टूडेंट थे। कहानी समझ में आ रही है। तो भाई इसमें क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया आपने बजरी डाल दी, कोयला डाल दिया, इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीजें डाल दी, रेत डाल दी, इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीजें डाल दी। तो जब आप ऊपर से पानी डालोगे, कैसा पानी डालोगे भाई, पानी है आपका, कैसा है, तो गंदा है, तो ऊपर से गंदा पानी डाला। यहां पर आपको कैसा पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा। तो कैसा मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। तो क्यों हुआ भाई ऐसा, क्योंकि इसी को तो हम कहते हैं पृथक्करण या फिल्ट्रेशन। कचरा, फूल, पत्ती, जो भी चीजें थी वो ऊपर वाले मटके में रुक गई। उसके बाद धूल के कारण, है ना, ये यहां पर कोयला था, कोल डाल दिया था आपने, धूल के जो कण थे, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी महीन मिट्टी जो हो सकती है, वो इस यहां पर रुक गई। फिर आपने यहां पर कुछ ऐसा और डाल दिया। ठीक है, जैसे कि आपने वहां पे थोड़ा सा चूने का जो है विरियन डाल दिया। तो उससे क्या होगा कि आपके जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
बैक्टीरिया जैसी जो चीजें हैं वो यहां पर रुक गई, तो यहां पर आपको शुद्ध पानी मिलेगा। हाँ, बहुत ज्यादा पीने लायक नहीं होगा, बट तुलनात्मक तरीके से वो उसको मत पीजिए। तो ये वो तरीका था जिसको हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि इस तरीके से हम जो पानी है ना उसको साफ करते हैं। अब उसी का जो औद्योगिक तरीका है, ठीक है, ये जो हमारी कॉलोनीज वगैरह में होता है, ये जो हमारे शहर को पानी सप्लाई की जाती है, उसमें कैसा होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई, एक बड़ा सा तालाब है किसी शहर में, एक बड़ा सा तालाब है, उसमें से ये पानी लिया गया। अब तालाब का पानी, अब आप सोच लो कितना गंदा होगा, क्या क्या होगा उसमें, कितनी मछलियां होंगी, आप सोच लो। वो पानी जो है जब हमारे घरों तक पहुंचता है ना, उसके पीछे ये प्रक्रिया होती है। मतलब ये कि हम पढ़ने वाले हैं जल का शुद्धिकरण। क्लियर? ध्यान से देखो, फिर क्या किया गया, तलहट टैंक है आपके पास। सबसे पहले जो टैंक है वो कैसा है, तलहट टैंक है। तो कैसा है भाई, ठोस पदार्थ जो जल में पाए गए हैं जो कि अशुद्ध हैं वो नीचे बैठ जाएंगे इस किसमें, तलहट टैंक में। इसके बाद क्या है, जो निलंबित अशुद्धियां हैं, भाई हम बात कर रहे हैं निलंबित अशुद्धियां की, मतलब बात हो रही है निलंबन की। बात किसकी हो रही है भाई, निलंबन की हो रही है ना। मतलब और जो उससे छोटे कण थे जो हमें आंखों से दिख सकते हैं, फूल पत्ती ये वो रेत के कण, मिट्टी के कण, वो भी इसमें नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद क्या है भाई, छानक टैंक है। तो इस टैंक का मतलब क्या है, तो यहां होता है एक्चुअली फिल्टर। क्या होता है, फिल्टर। ये क्या करता है, पानी के कणों के अलावा और उसके अंदर जो आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज के जो कण हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीजों को सोख लेता है। क्या क्या होता है इसमें, ध्यान से देखना। एकदम बारीक रेत होती है, एकदम ऐसे कंकड़ होते हैं और मोटे कंकड़ होते हैं। तो ये उसके पानी के अंदर जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनका आकार जल के अणु से तो बड़ा है बट इनसे छोटा है, उनको सोख लेता है। तो ये हो गया आपका छानक टैंक। पर इसके बाद भी जो जल यहां से जा रहा है ना, उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं बैक्टीरिया। बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी उसमें हो सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके लिए क्या करते हैं भाई, क्लोरीकरण करते हैं। अभी जो क्लोरीकरण है, ठीक है, क्लोरीनीकरण, हाँ ठीक है की बात है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप या तो इसमें क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं या फिर आप इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, दोनों में क्लोरीन होता है। तो क्या होगा, वो जो क्लोरीन की गोलियां हैं वो किसे मार देती हैं भाई, बैक्टीरिया को। किसे मार देती हैं, बैक्टीरिया को। कहानी समझ में आ रही है? तो क्या होगा, अब जो पानी है उसमें से आपने बहुत सारी चीजों को बाहर निकाल लिया है, तो ये जो पानी है ये पीने योग्य है। ये कैसा है, पीने योग्य है। तो जब क्लास खत्म होगी, जब आप इसके बाद कभी बाहर घूमने निकलेंगे, तो आप पता करेंगे कि यदि आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में ये है शुद्धिकरण प्लांट, ठीक है, तो वो किस तरीके से काम करता है, वहां जाकर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, उससे वो चीज आपके और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमने क्या देखा था भाई, पृथक्करण देखा था। अब क्योंकि आप लोग बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा पुराना वाला रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप याद कीजिए, हमने मिश्रण के बारे में देखा था, फिर हमने मिश्रण के अंदर जो पृथक्करण होता है उसके बारे में देखा था। अब हम ये देखते हैं क्या हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जो शुद्ध हैं या नहीं है ना। तो जो मिश्रण देखा था वो आपका रासायनिक जो आपकी विज्ञान है उसके हिसाब से वो चीज जो थी वो शुद्ध नहीं थी। अब हम देखते हैं शुद्ध पदार्थों के बारे में, इसको बढ़िया से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कर लिया? ध्यान से देखो, कर लिया? ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं भाई शुद्ध पदार्थ जो है वो कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए, तो अब बात हो रही है, अच्छा उससे पहले एक और चीज हमें देखनी है कि भाई जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें अंतर क्या होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन यदि होगा तो उसमें जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र है ना, वो नहीं बदलेगा किसी भी पदार्थ का। पर यदि रासायनिक परिवर्तन होगा तो उस पदार्थ का जो सूत्र है वो बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो देखो एक तरफ क्या दिया हुआ है भाई, तो रासायनिक परिवर्तन दिया हुआ है, एक तरफ आपका भौतिक परिवर्तन दिया हुआ है। अब जब बात करते हैं आप कंबशन की, यानी कि आप बात कर रहे हैं दहन की, तो भैया जो ईंधन जला था वो तो जल के निकल गया ना। कहने का मतलब ये कि ईंधन अब वापस नहीं हो सकता। आपने मोम को यदि जला दिया तो मोम जल गई, उसका धुआं बन गया, अब वो वापस से वो चीज मोम नहीं बन सकती है। कुछ इसी तरीके से आपने यदि खाना खा लिया, वो जो है वो पचकर बाहर निकल गया, अब उसकी रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल चेंज होते हैं या फिर आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो दोबारा से वापस उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लोहे में यदि एक बार जंग लग गया तो जंग लग गया,
अब लोहा जो है वो वापस से वैसे नहीं हो सकता जैसा वो था। कहानी समझ में आती है? रासायनिक परिवर्तन में आप वो जो अभिक्रिया है ना उसको पलट नहीं सकते हो, पर जब आप बात करते हो भौतिक परिवर्तन की, जैसे कि आइसक्रीम थी, पिघल गई, ठीक है, आप उसको वापस से जमाने की चाहेंगे तो वो वापस से जम जाएगी, मतलब ये उसकी जो रासायनिक सूत्र है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ इसी तरीके से क्या है भाई, ध्यान से देखिए, बॉइलिंग की बात हो रही है, तो आपका जो जल है यानी कि H2O वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो भाई द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब यदि आपका जो जल है H2O वो कौन सी अवस्था में आ गया? गैसीय अवस्था में आ गया, आपने उसको वाष्पीकृत किया। तो इस कंडीशन में भी आपका जो जल है उसका जो रासायनिक फॉर्मूला है ना उसमें ध्यान से देखो कोई परिवर्तन नहीं है। तो कहने का मतलब ये, ठीक है, कि जो आपका फिजिकल चेंज होता है या भौतिक परिवर्तन होता है उसमें रासायनिक गुणधर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। मतलब आप एक टमाटर खाइए या टमाटर का आप छोटा टुकड़ा खाइए, आपको दोनों ही अवस्था में उसका जो स्वाद है ना वो एक जैसा लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज और जो फिजिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जो है कैसे होते हैं भाई, तो वो अलग अलग होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, आपके पास जो है वो सोना है, अच्छा और क्या है भाई, तो तांबा है, अच्छा और क्या है, तो आपके पास शक्कर है। तो क्या है, जिनका सूत्र होता है, जिनका रासायनिक सूत्र जो होता है वो एकदम फिक्स होता है। जैसे आप गोल्ड की आप बात करेंगे तो क्या होगा भाई, AU होगा। आप यदि कॉपर की बात करेंगे तो क्या होगा, Cu होगा। इस तरीके से सॉल्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, NaCl होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं ये प्रॉपरली बहुत बढ़िया तरीके से एकदम शुद्ध है। आप जो है इसके रासायनिक सूत्र को बदल नहीं सकते हो। तो ये क्या होंगे, पदार्थ के जो है शुद्ध प्रकार होंगे। मतलब दो ही चीजों के बारे में बात हो रही है, या तो आपका तत्व होगा या फिर आपका यौगिक होगा। मतलब जिनका सूत्र कैसा होता है भाई, तो निश्चित होता है। जिनका जो सूत्र होता है वो कैसा होता है, तो वो निश्चित होता है। कहानी समझ में आएगी? कैसा होगा, निश्चित होगा। ठीक है, कौन से होंगे भाई, तत्व होंगे, यौगिक होंगे। थोड़ा सा और डीप में जान लेते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब देखो तत्व, यहां तो पूरा खजाना छुपा हुआ है केमिस्ट्री का। मतलब ये कि ये सारे तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, रसायन विज्ञान बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर पूरा खजाना छुपा हुआ है आपकी केमिस्ट्री का। अब यदि आप बात कर रहे हो, देखो Fe की, यानी कि आप बात कर रहे हो लोहे की, तो लोहे में क्या होगा, समझने वाली बात है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो लोहा है उसकी आप बड़ी छड़ लीजिए या छोटी छड़ लीजिए, उनके जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होंगे ना वो एक जैसे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तत्व है वो पदार्थ का किस प्रकार का रूप है भाई, तो शुद्ध रूप है। इसी तरीके से आप क्लोरीन की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, नाइट्रोजन की, कार्बन की, बोरॉन की, किसी की भी बात कर लीजिए। तो तत्व का जो रासायनिक सूत्र है वो फिक्स्ड है, इसीलिए उसका जो प्रकार है वो पदार्थ का कौन सा प्रकार है भाई, तो वो शुद्ध प्रकार है। कहानी समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, है ना। तो तत्व के बारे में देखा, आप थोड़ा सा जान लेते हैं यौगिकों के बारे में। ठीक है, तो भाई यौगिक क्या है, इसको भी हमने पढ़ लिया था। तो यौगिक क्या है, एक से एक जैसे अलग अलग प्रकार के तत्व जब मिलकर एक फिक्स्ड रासायनिक सूत्र बना लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला बना लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखो, अब ये फिक्स है ना कि एक सोडियम एक क्लोरीन होगा। इसी तरीके से ध्यान से देखो H2SO4 है, फिक्स होगा ना। इसी तरीके से ध्यान से देखो CO2 है, इसी तरीके से ध्यान से देखो H2O है। तो इन सब में कौन सी चीज कॉमन है कि भैया इनका जो सूत्र है वो कैसा है, तो वो आपका वो फिक्स्ड है। बात समझ में आ रही है? इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो सूत्र है वो कैसा है, इन सब का फिक्स्ड है। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि जो यौगिक है वो पदार्थ का कौन सा रूप है भाई, शुद्ध रूप है। ध्यान से देखो, ये तो परमाणु हो गया आपका, ये जो है ये क्या हो गया, अणु हो गया। ठीक है, और ढेर सारे अणुओं को मिलाया तो कौन सी चीज मिली, कंपाउंड, यानी कि यौगिक मिल गया आपको। कहानी समझ में आ रही है? तो यौगिक जो रहेंगे उनका जो रासायनिक सूत्र रहेगा वो कैसा रहेगा, वो बिल्कुल एक समान रहेगा, है ना, वो उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो कैसा रूप हो गया भाई, वो शुद्ध रूप हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब एक तरफ दिया हुआ है कि भाई मिश्रण और यौगिकों के बीच में आप अंतर कैसे बताओगे, तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना।
तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब आप पानी में, ठीक है, जब आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हो, थोड़ा सा आप उसमें पानी पूरी वाला मसाला डाल देते हो, थोड़ा सा आप उसमें चाउमीन मसाला डाल देते हो, तो मिश्रण तो बना पर एक नया यौगिक नहीं बना। क्योंकि यदि नया यौगिक बनता तो उसका एक नया रासायनिक फॉर्मूला आपके सामने होता। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, मिश्रण का जो संगठन है वो कैसा है भाई? तो परिवर्तनीय है। इसका जो संगठन है उसमें परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कि आपने दी पानी में, है ना, दो अलग अलग प्रकार के नमक डाले हैं तो आपको दोनों का स्वाद आएगा, पर यहां पर देखिए जो नया पदार्थ बनेगा उसका जो उसके अपघटक होते हैं या जिससे मिलकर वो बना हुआ है ना, उसके साथ जो नया पदार्थ है वो मैच नहीं करेगा। समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल लेकर, ध्यान से देखिए भाई, आपने हाइड्रोजन लिया, इसको किसके साथ जोड़ दिया? क्लोरीन के साथ। अब हाइड्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में है, क्लोरीन जो है वो भी गैसीय अवस्था में है, पर इनसे मिलकर जो HCl बना हुआ है वो आपकी द्रव अवस्था में है। तो जो HCl होगा ना स्टूडेंट्स, इसके जो गुणधर्म होंगे वो ना तो हाइड्रोजन जैसे होंगे और ना ही क्लोरीन जैसे होंगे। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर जब बनाएंगे HCl, तो जो HCl रहेगा उसके गुणधर्म का, उसके जो क्या थे भाई, अव्यय थे, उसके गुणधर्म जैसा नहीं रहेगा। अभिकारकों का गुणधर्म और उत्पाद का जो गुणधर्म है वो अलग अलग रहेगा। किस बारे में भाई? यौगिक में। तो आप ध्यान से देख लें। अच्छा, और क्या किया गया भाई? यौगिक कैसे बनते हैं? तो तत्व क्रिया करके क्या बनाते हैं? नए यौगिक बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? आप इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हो। पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ा है इसके बारे में हमने। बात समझ में आ रही है? पर जब आप बात करेंगे घटकों के पृथक्करण की, तो आपको या तो रासायनिक अभिक्रिया करनी पड़ेगी या फिर विद्युत अभिक्रिया करनी पड़ेगी। मतलब ये कि आप आसानी से यहां पर पृथक्करण नहीं कर सकते हो। कहानी समझ में आ रही है? आप यहां पर आसानी से पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए। तो हमने भाई मिश्रण देख लिया, और कौन सी चीज देख ली? यौगिक देख लिया, है ना। अब देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने किन चीजों को कवर किया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप सभी। हमने देखा कि जो हमारा पदार्थ है उसका एक शुद्ध रूप है और उसका एक अशुद्ध रूप है जिसको हम कहते हैं मिश्रण। अब जो शुद्ध रूप है उसका जो रासायनिक सूत्र होगा ना वो एक जैसा होगा, मतलब वो फिक्स्ड होगा, वो बदलने वाला नहीं है। पर जब हम मिश्रण की बात करते हैं तो इसका हम रासायनिक सूत्र बता ही नहीं सकते। जैसे आप रक्त का, दूध का, ठीक है, घी का रासायनिक सूत्र नहीं बता सकते, एक एक प्रकार के मिश्रण है। अच्छा, मिश्रण कौन से हैं भाई? तो समांगी है, विषमांगी है। समांगी में क्या आया? तो विलयन आया। विषमांगी में क्या आया? तो भाई कोलाइडी विलयन आया। क्या आया? कोलाइडी विलयन आया। अच्छा, कोलाइडी विलयन के साथ और कुछ भी आया क्या? बिल्कुल आया, निलंबन आया। ठीक, ये विषमांगी हो गया। समांगी में जो है आपका सिर्फ विलयन आ गया। अच्छा, शुद्ध पदार्थ में क्या आया भाई? तत्व आया, यौगिक आया, परमाणुओं से बना तत्व, ठीक है, और अणुओं से बना आपका यौगिक। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा पदार्थ है उसका इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कहानी समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ शुद्ध पदार्थ है और एक तरफ जो है वो है आपके अशुद्ध पदार्थ, यानी कि आप उसको क्या कहोगे भाई? मिश्रण। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, कोई यदि डाउट है पूछ लेंगे पक्का पक्का। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे उदाहरण देखो, कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन। किसके लिए? तत्व के लिए। यौगिक के लिए क्या है भाई? जल है, मीथेन है, चीनी है, नमक है। कुछ ऐसे ही मिश्रण के लिए आप देख लीजिए, जल में चीनी मिलाया तो विलयन मिला आपको, पर यदि आपने बालू और नमक को मिलाया तो आपको क्या मिला भाई? आपको जो है विषमांगी मिला, निलंबन भी आप कह सकते हो और कोलाइडी विलयन भी कह सकते हो, यदि कणों का जो आकार है वो बहुत छोटा है तो। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक ही वीडियो में हमने जो पूरा चैप्टर है ना हमारा, उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। अब यदि आपको इसी तरीके से जब आप पढ़ाई करते हैं और आपको यदि कोई वीडियो को ढूंढने में परेशानी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, तो आप क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है? आपको जाना है गूगल पे, छोटी सी प्रोसेस है, ठीक है, और वहां पर जाकर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। अब जैसे यहां पहुंचते हैं आपके सामने आता है फ्री एंड 110% फ्री एजुकेशन का पिटारा। मतलब ये कि आपकी कोई भी क्लास हो सकती है, आपका कोई भी बोर्ड हो सकता है, आपका कोई भी विषय हो सकता है, आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है,
ये सारी जो चीजें हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। क्या करना है? कुछ नहीं, एक छोटा सा क्लिक, और एक छोटा सा जो क्लिक है वो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे रजिस्टर फॉर फ्री में, फ्री मतलब 110% टोटली फ्री। आप जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब ये कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की जो पूरी टीम है ना वो आपके सामने होगी। वहां पर आप क्या एक्सेस कर सकते हैं भाई? तो भौतिक विज्ञान कर सकते हैं, रसायन विज्ञान कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान कर सकते हैं, और भी जो विषय हैं वो धीरे धीरे इस पे अभी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद पूरा जो पाठ्यक्रम है वो आपका अवेलेबल रहेगा इस प्लेटफॉर्म पे। कहानी समझ में आ रही है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब आपने यहां पर किया वॉच नाउ, मतलब आप देखना चाहते हैं कि कौन सी चीजें जो हैं वो आपके सिलेबस में है, ठीक है, कौन सा स्टडी मटेरियल वहां पर दिया हुआ है। तो आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे क्या होगा भाई? देखो, किसी भी चैप्टर का, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो बायोडेटा है उसके बारे में मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ने अपनी जो साइट है, अपना जो चैनल है, उस पे डेटा जो है वो प्रॉपरली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखा है। मतलब ये कि किसी भी चैप्टर से आप इन सारी चीजों के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे भाई? तो जैसे एक पूरे चैप्टर का रिवीजन अभी हमने देखा, इसको हम कहते हैं वन शॉट वीडियो। ऐसे ही आप देख सकते हो क्या एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज वीडियोस। मतलब वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम में काम आने वाली हैं वो आपको मिलेंगी कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स पर। कहानी समझ में आ रही है? एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं कि आप और कौन सी जो सुविधाएं हैं वो ले सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, फिलहाल में 10वीं कक्षा के बारे में दिया गया है, पर हम 9वीं कक्षा के बारे में भी हर चीज को प्रॉपरली आप वहां पर कवर कर सकते हो। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं आप उसको बढ़िया तरीके से वहां पर कवर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक आपका कोई भी विषय है, आपकी कोई भी बोर्ड है, यदि आप हिंदी माध्यम विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक में यदि कोई परेशानी है तो इन सारे परेशानियों का एक ही सॉल्यूशन है, और वो है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिसमें आज हमने अपना जो सेकेंड चैप्टर था कक्षा 9वीं का उसको बहुत बढ़िया तरीके से एक ही क्लास में खत्म कर दिया। मतलब ये कि सारे टॉपिक्स का हमने बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी तरीके से मैं दूसरे चैप्टर के लिए अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।